न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस जगह लोकेटेड होते हैं उस लोकेशन को हम बोलते हैं। वो साइज कैसे डिसाइड होता है? वो साइज ऐसे डिसाइड होता है कि एक न्यूक्लियस है और उससे बहुत दूर सबसे लास्ट की बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्या चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। जैसे एक लड़की का घर होता है ना, तो उसके चारों लड़के चक्कर लगाते हैं, तो बहुत दूर खड़ा होकर देख रहा है भाई साहब, वहां पे खड़ा होकर देख रहा है कैसी लग रही है, आज क्या पहना है, बहुत अच्छा है। तो वहां पर जो वो खड़ा है ना, तो वहां तक का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? तो पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि 1 मीटर लंबा कितना होता है, इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, कितना सारी बात। तो 1 मीटर हमने डिसाइड किया और उससे कंपेयर कर करके दुनिया भर के मैंने दिखाया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस होगा तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी टोटल अलग होगी। अब हम निकाल क्या रहे थे? बाइंडिंग एनर्जी पर। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को प्रोटॉन से चिपका के रखता है। कैसे चिपका के रखता है? हेलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में एक और बेहतरीन नया वन शॉट लेकर आ चुके हैं 2025-26 की सीरीज का न्यूक्लियाई। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि सर एटम तो पढ़ा दिया, अब न्यूक्लियाई भी लेकर आइए। तो ये जो न्यूक्लियाई का चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन विश्वास मानिए आज की क्लास के बाद आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक ग्राफ आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करा दूंगा। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपके पास दो सोर्स है, देख लीजिए। एक तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई 8109471083। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, तो आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं और यहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, अभी क्रिएट किया है, बट आपको क्लास 12th की फिजिक्स की कंप्लीट पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आप वहां पर पहुंचेंगे टेलीग्राम चैनल पर और वहां से आप सारे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, ओके। क्लास में आगे बढ़ने से पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है राहुल शांति फिजिक्स के नाम से। यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन जरूर देखिएगा। तो प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अभी तक किसी बच्चे ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, अगर वो 0 लेवल पर है, तो अपने लेवल को बढ़ा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी जब तक आपके दिमाग में नहीं होगी तो न्यूमेरिकल भी नहीं बनेंगे, कितनी भी कोशिश कर लेना। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको सारे वन शॉट देखने को मिल जाएंगे, वो कि डिटेल वन शॉट है। ठीक है ना? अगर 19 चैप्टर भी है, अपने 14 चैप्टर भी हैं, 13 चैप्टर भी, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप हर एक दिन एक एक लेक्चर देखेंगे ना, तो भी आप आराम से चैप्टर को कवर कर जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलाम लॉ, न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, पोटेंशियल, ये सब आपको पूरा डिटेल वन शॉट यहाँ तक एटम तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आपके पास 12 चैप्टर होगा, मतलब 12 दिन में काम हो जाएगा आपका। और साथ ही आप ये तो फॉलो करेंगी, एक और सीरीज जो हमारी वेस्ट है, जो PYQ सीरीज के नाम से है, इसको जरूर आप विजिट करना है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज देख लेते हैं अच्छे से वन शॉट, तो उसके न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आ चुके हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसको आप लगाइए तो आपका न्यूमेरिकल का कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना? तो वो वन शॉट देखिए, उसके बाद इस पर आइए, दोनों काम आपके बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है ना? बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेनी। जल्दी इसके लेक्चर भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको NCERT के न्यूमेरिकल लगाना है तो यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं, इस PDF में जाके, इस प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे भाई क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और इतना अच्छे से चमकाया जाएगा दिमाग में कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी है। चलिए, बस रिक्वेस्ट हमेशा मैं करता हूं बच्चों से कि भाई पूरा लेक्चर देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और वैसे भी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन आसान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस तक कैसे पहुंचे? तो शुरुआत हुई थी डाल्टन साहब से। तो डाल्टन ने बोला कि ये नेचर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसमें से एक पार्टिकल को उन्होंने बोला एटम। ये अनकटेबल है, इसको और आप काट नहीं सकते। लेकिन बाद में हमको पता चला कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको बाद में और भी पार्टिकल्स मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो होता है वो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस जगह लोकेटेड होते हैं उस लोकेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आज की जो स्टडी है वो हमारी बेसिकली न्यूक्लियस से स्टार्ट होगी। एटम हमने जान लिया क्या होता है, कैसे डिस्कवर हुआ, सब हमने जान लिया।
आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके बिहेवियर क्या होते हैं, इसके अंदर लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं या दूसरे न्यूक्लियस क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी स्टडी हमको इस चैप्टर में यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि एटम का जो साइज होता है, एटम का साइज 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10 मीटर का होता है, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये जो एटम का साइज है, वो साइज कैसे डिसाइड होता है? वो साइज ऐसे डिसाइड होता है कि एक न्यूक्लियस है और उससे बहुत दूर सबसे लास्ट की बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, क्या चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। जैसे एक लड़की का घर होता है ना, तो उसके चारों लड़के चक्कर लगाते हैं, तो बहुत दूर खड़ा होकर देख रहा है भाई साहब, वहां पे खड़ा होकर देख रहा है कैसी लग रही है, आज क्या पहना है, बहुत अच्छा है। तो वहां पर जो वो खड़ा है ना, तो वहां तक का जो स्पेस है उसको हम क्या कह देंगे? एटम का साइज। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, सबसे लास्ट की बाउंड्री में है, तो वो पूरा आपका एटम का साइज माना जाएगा। अच्छा, अब इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज कितना होता है? तो आप मान के चलिए ये एक क्लासरूम है बहुत बड़ा। इस क्लासरूम में अगर मैं एक सुई लेकर आऊंगा, उसकी नोक रख दूंगा, तो उसकी नोक न्यूक्लियस है और बाकी जो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ चारों तरफ, वो सब क्या है? एटम का साइज है, मतलब खाली है। इतना बड़ा होता है एटम, सोचिए न्यूक्लियस के साइज से बहुत बड़ा। अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के साइज को अगर मैं 1 बोलता हूं, तो एटम का साइज उससे 10,000 गुना बड़ा होता है, पूरा स्पेस खाली पड़ा रहता है, इतना बड़ा होता है एटम। ठीक है, ओके। अगर हम वॉल्यूम को निकालेंगे, तो अगर स्फीयर है तो 10⁻³ कर देंगे, तो 4 3 कितना होता है? 12। तो आपको एटम का वॉल्यूम मिल जाएगा 10⁻12। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो एटम है, इसको हम तोलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तोलना चाहते हैं इसका मास कितना होगा। तो आंसर है, इसका जो एटम का मास होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस में ही होता है। तो हम न्यूक्लियस के मास की बात करेंगे, वही उसके एटम का मास है। तो अब किसी भी चीज का हमको मास निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, हमारे पास तरीका क्या होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से मैं कंपेयर कर करके दूसरी चीजों के मास बताता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि चलो 1 मीटर लंबा लेंथ नापो, तो तुम कहोगे सर मैं कैसे नापूंगा? अबे कैसे नापते हैं? तो सर कुछ दो ना मेजरमेंट करने के लिए। तो मैं क्या दूंगा आपको? 1 मीटर लंबा रॉड दूंगा। वो रॉड एक स्टैंडर्ड है लेंथ का, और उस लेंथ को कंपेयर कर करके 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलोमीटर, आप कितना भी नाप सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि 1 मीटर लंबा कितना होता है, इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है, कितना लंबा होता है। समझ में आ रही बात? तो 1 मीटर हमने डिसाइड किया, और उससे कंपेयर कर करके दुनिया भर के हमने नक्शे बना लिए। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। इतनी बात समझ में आई? तो उसी तरह से मास को हम केजी में मेजर करते हैं, काय में मेजर करते हैं? केजी में। तो केजी का भी हमने एक स्टैंडर्ड बनाया 1 केजी। उस 1 केजी से हम दूसरी चीजों को, जिनकी शकल पर 1 केजी नहीं लिखा है, लेकिन जो आपका तराजू होता है, एक तरफ 1 केजी रखेंगे, एक तरफ आलू चढ़ाएंगे। ठीक है, और आलू की शकल पे नहीं लिखा है, पटेटो की शकल पे नहीं लिखा कि मैं 1 केजी, लेकिन इससे हम ऐसे ऐसे करके फिक्स इक्विवेलेंट क्रिएट कर देंगे। तो हम बता देंगे कि भाई ये आलू जितना भी है, पटेटो जितना भी, वो 1 केजी के मास के बराबर है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट करते हैं नेचर में हर एक चीज का, यही तरीका होता है। तो यही तरीका हम अप्लाई करते हैं कहां पर? एटम के मास को या न्यूक्लियस के मास को निकालने के लिए। लेकिन ये एटम एक ऐसी चीज है जो हमको दिखती नहीं है, और दूसरी बात, ये बहुत छोटा होता है, तो इसका मास केजी में नहीं नाप सकते। तो केजी इसके लिए तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया भाई, बहुत बड़ा यूनिट हो गया। हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में तो केजी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी लैंग्वेज में बहुत बड़ा है, तो हमें कोई दूसरा यूनिट बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो हम जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो चीजें परचेस करती हैं, उनके लिए जो मास का यूनिट बनाया स्टैंडर्ड, वो केजी है, लेकिन एटम के लिए वो केजी नहीं है, वो दूसरा है। जैसे मैं कहूंगा कि केजी से बड़ा क्या होता है, तो आप कहेंगे क्विंटल होता है। ठीक है, क्विंटल से बड़ा क्या होता है? टन होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से बड़े बड़े यूनिट बनाते चले गए। तो उसी तरह से इसमें जब हम एटम को नापते हैं, तो एटम को नापने के लिए भी हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए जो छोटी चीजों को बता सके। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया, और उस स्टैंडर्ड को एक नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और शॉर्ट में जाके बहुत ज्यादा हम इसको यूज करने लगे, तो हमने उसका शॉर्ट में नाम रख दिया U। अब इसके लिए ये डिसाइड करना था कि किस तरह का हम एलिमेंट लें।
तो शुरुआत में इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हमें सबसे कम वेट वाली एक चीज मिली, हाइड्रोजन। उससे कम वाली चीज इस यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है, तो हमने उसको लिया। लेकिन हाइड्रोजन का प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमको आने लगा, क्योंकि हाइड्रोजन हर किसी से रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाती है, तो ये प्रॉब्लम आया। फिर ऑक्सीजन को यूज किया, फिर ऑक्सीजन में भी दिक्कत आने लगे बहुत सारे। तो उसके बाद हमको पता चला कि कार्बन इस नेचर का एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी में पाया भी जाता है और वो हर किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बना लेता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि डिसाइड कर लिया कि चलो हम कार्बन को स्टैंडर्ड बनाएंगे। किसको स्टैंडर्ड बनाएंगे? कार्बन को स्टैंडर्ड बनाएंगे। और कार्बन जो लेंगे वो कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला नंबर लेंगे। 12 एटॉमिक मास नंबर वाला हमने कार्बन लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था वो 1 था। एटॉमिक मास जो नंबर था वो कितना था? 1 था। और यहां पर कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है। तो हम इसको हाइड्रोजन को पहले स्टैंडर्ड माना गया था और उस हाइड्रोजन के मास को स्टैंडर्ड मान के उसका नाम रखा गया था 1U। क्या नाम रखा गया था? 1U। तो अब हमने हाइड्रोजन को हटाया, कार्बन को लाए, लेकिन कार्बन 12 हो गया, तो इसको हम 1U नहीं कह सकते। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, कार्बन 12 लेते हैं और उसके 12 हिस्से कर देते हैं। तो 12 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा हमको मिलेगा, उस एक हिस्से को हम नाम दे देते हैं 1 यूनिट। यस, इसी को बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर क्या लिखा है? मास ऑफ 12 कार्बन एटम। इसके हमने 12 हिस्से किए और 12 हिस्से करने के बाद जो चीज बनकर आ रही है वो आपका 1U कहलाएगी, जिसको हम बोलते हैं AMU। समझ में आ गया होगा अच्छे से? ठीक है। अब हमें पता था कार्बन 12 का मास हमको पता था केजी में, बहुत कम होता है 1.992647। चूंकि इस चैप्टर में चीजें बहुत छोटी हैं तो उनके डेसिमल में नंबर्स बहुत बड़े बड़े हमको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कार्बन का जो मास होता है 1.992647 इंटू 10⁻26। 10 के पीछे 26 जीरो लगानी पड़ेंगी, इतना माइनस में होता है कार्बन का मास। अब उसमें भाई एक कार्बन का मास निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दिया। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है केजी में, और इस केजी को हमने क्या बना दिया? यू बना दिया। यानी कि ये इतना बड़ा नंबर जो है इसका नाम यू है, 1U है। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट जो आपको मिलती है वो हमेशा काय में मिलती है? डेसिमल में मिलती है। फ्रैक्शन वैल्यूज की आपको देखने को मिलती है, इंटीग्रल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या होता है? 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आप याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने क्या देखा कि ये जो एटॉमिक मास है इनकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल तो नहीं होती। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं होती? तो हमको नेचर में कुछ आइसोटोप्स मिले। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्लोरीन का एक सैंपल मैंने लिया, तो क्लोरीन के सैंपल में मेरे को 2 टाइप के क्लोरीन मिल गए भाई। 2 टाइप के क्लोरीन मिल गए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। अभी बात करेंगे सबके बारे में। एटॉमिक नंबर 17 होता है, और 17 में भी हमको 35 और 37 वाले 2 अलग अलग आइसोटोप्स मिल गए। आइसोटोप्स बोलते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ये 2 आइसोटोप मिले। अब हमने क्या देखा, ऐसा जब मिलता है तो क्या होता है उससे? तो ऐसा जब मिलता है तो हम क्या देखते हैं कि एक हमको मिल रहा है क्लोरीन, कितने वेट रखने वाला, कितना एटॉमिक नंबर रखने वाला? 35, और दूसरा मिल रहा है 37। तो हमने इसका एवरेज निकाला। लेकिन ये एवरेज नॉर्मल एवरेज नहीं होता, ये वेटेज एवरेज होता है। इसमें हम वेटेज देते हैं कि कार्बन की ये वाली क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है और कार्बन की ये वाली क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर सैंपल में, और उसका हम वेटेज एवरेज निकालते हैं। तो वेटेज एवरेज निकाला हमने, तो क्लोरीन में देखा कि 75% आपको 34.98 का मतलब 35 है। तो 35 मास रखने वाला 75% हमको मिल रहा है क्लोरीन। बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, ये ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है उसी सैंपल में। और उसी सैंपल में 37 मास रखने वाला का वेटेज है 25%। हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि भैया इसको वेटेज दिया 75 का, इसको वेटेज दिया 25 का, और इनको आपस में ऐड कर दिया। तो ये देखो, इसका वेटेज परसेंटेज में यहां लिखा मल्टीप्लाई दिस नंबर, प्लस इसका वेटेज यहां लिखा मल्टीप्लाई दिस नंबर, और इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाता है 35.47, करीब करीब
0.5 U, ये U आया। इसलिए हम कहते हैं कि जो एटॉमिक मास यूनिट होते हैं वो आपके फ्रैक्शन में होते हैं, क्योंकि उनके आइसोटोप्स मिलते हैं अलग अलग मास नंबर वाले। तो वो दिक्कत की वजह से ये आपको कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं मिलेगा, इस तरह का ही मिलेगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिलती है। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब आगे हम समझते हैं, देखिए अब हमने देखा कि हाइड्रोजन इस नेचर में सबसे पहले हमको दिखा कि सबसे कम वेटेज वाला होता है। तो हमको देखने को मिला कि हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप हमको मिल गए। कौन कौन से आइसोटोप मिल गए? तो देख पहले तो ये देख, यहां पर हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो मास की बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है? मास होता है 1.0078 एटॉमिक यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमको मिलता है, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और बेसिकली हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो बचा वो प्रोटॉन। तो बेसिकली ये प्रोटॉन का ही मास है। किसका मास है? ये प्रोटॉन का ही मास है, आपके सामने जो लिखा हुआ है। दूसरा हमको एक ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप मिला जिसका मास ज्यादा था, 2.0141 U, जिसको हमने नाम दे दिया ड्यूटेरियम। क्या नाम दे दिया? ड्यूटेरियम नाम दे दिया। इसका मास अलग था। और फिर उसी हाइड्रोजन में देखा कि एक तीसरी तरह की हाइड्रोजन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, आपस में कंबाइन करा के एक प्रोसेस कर सकते हैं। अभी आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा कि हम एक तीसरी तरह की हाइड्रोजन भी क्रिएट कर सकते हैं जो ज्यादा मास रखती है, 3 मास भी रखती है, 3U के मास रखती है। इसको बोलते हैं ट्रीटियम। ये अनस्टेबल होती है, थोड़ी देर के लिए बनती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। हम आगे समझेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली यहां पर जो मास लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। किसका मास लिखा हुआ है? हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन का मास बोल सकते हैं। ये प्रोटॉन है आपका, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब ये जो प्रोटॉन होता है, ये मैंने यहां पर लिखा इसका मास दिस, कितना लिखा? 1.0072 U। अब यदि हम इस U को कन्वर्ट कर लें किस में? केजी में, क्योंकि फिजिक्स में हम जो यूनिट यूज करते हैं वो केजी यूज करते हैं, और U आपका एटॉमिक मास यूनिट है, तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको पता है? आपको क्या पता है बेटा? आपको ये पता है, बे यार कहां चला गया, ये देखो 1U किसके बराबर होता है? 1.66, इतना भी ले सकते हैं, पूरा भी देख सकते हैं, 0.5392 आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया, U की जगह उस वैल्यू को रखा, मल्टीप्लाई किया, तो आपको प्रोटॉन का मास मिलता है 1.67। तो आपने रट्टा मारा होगा तो एक्चुअली में ऐसे आ जाता है। तो 1.67 और पीछे लिखा रहता है 10⁻⁻27, ये ओके। और ये क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अब स्टडी में हमने क्या देखा कि देखिए एक एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन जितने भी होते हैं उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हम काउंट कर लेंगे तो उसको हम उस एटम का क्या बोल देंगे? यस, एटॉमिक नंबर बोल देंगे। तो हमने एक नाम डिसाइड किया कि भाई एक चीज और हमको पता थी कि एटम न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कैसे हो सकती है कोई चीज? तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं तो वो चीज न्यूट्रल होती है। तो एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जेड, दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसलिए दोनों का नाम रख दिया जेड। और इस जेड को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। लेकिन एक बात याद रखना, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड किया जाता है। ऐसा क्यों सर? तो ऐसा बेटा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके हम बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के नंबर बार बार वेरिएबल होते रहेंगे, तो आपका उसी एटम का एटॉमिक नंबर बदल सकता है। तो प्रोटॉन तो नहीं जाएगा, इसका मतलब प्रोटॉन फिक्स रहेंगे वहां पर। तो इसका मतलब ये रहा कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रोटॉन के नंबर से डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो याद रखना, प्रोटॉन के नंबर को ही क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर हम बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इस न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज होता है एटम का
एटम के पास इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो सर नेगेटिव चार्ज विथ एटम की बात मैं कर रहा हूं, तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, और अगर ऐसे जेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो चार्ज कितना होगा, जेड ई नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव का चार्ज प्लस ई है और ऐसे जेड प्रोटॉन हो गए तो चार्ज कितना होगा, जेड ई, और दोनों को ऐड कर देंगे तो एटम का चार्ज कितना आ जाएगा, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो होता है एटम का। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि एटॉमिक मास डू नॉट मैच विथ जेड, हेंस अनदर पार्टिकल वाज डिस्कवर। अच्छा, इसमें एक चीज आप समझिए, ये जो एटॉमिक मास है, क्या चीज है, एटॉमिक मास, जेड, सॉरी एटॉमिक नंबर है ये। दूसरी चीज है एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या मतलब है, अगर भाई दो प्रोटॉन होंगे तो दो प्रोटॉन का जो मास होगा वो 2p होगा, ठीक है, ओके। लेकिन हमको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली, जैसे कि हम बात करें ड्यूटेरियम की बात करें या ट्रिटियम की बात करें, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि उस एटम का चार्ज 1 है, लेकिन मास जो होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, तो इसका मतलब उसके अंदर एक दूसरे तरह का पार्टिकल भी है जिसके पास चार्ज तो नहीं है लेकिन मास जरूर रखता है वो। तो यहां से हमारे पास डिस्कवरी हुई कि एक नए तरह के पार्टिकल की, जिसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि एटॉमिक मास डू नॉट मैच विथ जेड, जेड से वो मैच नहीं खा रहा है। जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसको हम उसका एटॉमिक मास नंबर बोलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया कि जेड को हमने डिसाइड किया है प्रोटॉन के लिए और वो चार्ज भी बताता है, तो चार्ज कम आ रहा है लेकिन मास ज्यादा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ऐसा, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा पार्टिकल भी तो होना चाहिए जिसके पास मास तो हो लेकिन चार्ज ना हो। तो वहां से हमको पता चला कि एक तीसरे तरह का पार्टिकल भी होता है, उस समय सोचा गया तीसरे तरह का, लेकिन आज के टाइम में हमको पता कि न्यूटन नाम का एक पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसके पास मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। तो जो न्यूटन का मास होता है, तो अभी मैंने आपको यहां बताया था, कहां गया दिस, यहां बताया था कि नहीं, अच्छा यहां नहीं बताया, चलो ठीक है, वहीं पे लिख दिया है, ओके। तो यहां आप याद कर लेंगे। तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है, यू में, क्योंकि यहां पर चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं तो उसके लिए हम यू से मेजर करते हैं। तो 1.00866 यू, ये किसका मास होता है, न्यूट्रॉन का होता है। अगर हम यू को हटा के एटॉमिक मास का जो यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको केजी में इतना दिखेगा, 1.6749 10 टू पावर माइनस का 27 केजी, ठीक है। और न्यूटन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आप जब इनके मासेस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे ना, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको लास्ट के डिजिट में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और लास्ट के डिजिट में ही चेंजेस आते हैं। अगर आप वो चेंजेस नहीं देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये दोनों आपको एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन ये नंबर बड़े बड़े होते हैं तो बहुत लास्ट में जाके 5 डिजिट 6 डिजिट के बाद ही, डेसिमल के बाद 5 डिजिट 6 डिजिट के बाद ही ये चेंज आता है, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन्स हमको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, अकेला न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगर ये हमको मिलेगा भी स्टेबल तो ये कितने टाइम के लिए मिलेगा, केवल 1000 सेकंड के लिए। 1000 सेकंड के बाद ये गायब हो जाएगा। गायब होगी कहां जाएगा, तो आंसर है ये जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन बना लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन बना लेता है, और साथ में क्या बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो जब न्यूट्रॉन गायब होता है तो वो बन जाता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन बनेगा तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज दुनिया में आया है तो नेगेटिव भी चार्ज चाहिए। और उनकी मैग्नेटिक प्रोसेस को स्टेबल रखने के लिए एक तीसरे तरह का पार्टिकल भी बनता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो भाई ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता रहता है, कभी प्रोटॉन बन जाता है और प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन बना देता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो बना देता है। चलिए अब हम समझते हैं, हमने समझ लिया कि भाई एटॉमिक नंबर को जेड बोलेंगे और ये क्या चीज है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, ठीक है। दूसरा फिर हमने समझा कि एक तीसरे तरह का भी पार्टिकल आया, उसकी वजह से हमको जेड को अलग नाम देना पड़ा और मास नंबर को अलग नाम देना पड़ा। किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। तो एन क्या है यहां पर, न्यूट्रॉन्स नंबर,
या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कह दीजिए। और ए क्या है, मास नंबर। अब ये जो मास नंबर है ये कैसे निकाला जाता है, तो ये मास नंबर जेड और एन दोनों को सम करके निकाला जाता है, ठीक है। तो जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उन दोनों के नंबर को आप ऐड कर दोगे तो जो चीज आपको मिलेगी उसको हम मास नंबर बोलेंगे, एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे। एटॉमिक मास जो होता है वो आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो अभी आपको मैंने बताई थी। लेकिन ये क्या है, मास नंबर है, यानी कि कितने प्रोटॉन हैं उनको जोड़कर, कितने न्यूट्रॉन हैं उनको जोड़कर जो चीज मिली है उसको एक उस नंबर का नाम रखा है। इसलिए ये नंबर आपको होल नंबर में दिखेगा, 10, 20, 15, 16 इस तरह से। यस, ठीक है ना, अभी आप देखेंगे आगे। अच्छा, अब इन सब चीजों को हम दिखाते कैसे हैं, तो कोई भी एलिमेंट को दिखाने के लिए हम बनाएंगे एक्स। तो एक्स यहां पर इंडिकेट कर रहा है एलिमेंट नेम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो भी एलिमेंट है आपके सामने, ठीक है। तो ये एलिमेंट दिखाता है। ऊपर जो होता है वो उसका मास नंबर होता है, मास नंबर अलग है और एटॉमिक मास चीज अलग है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऊपर ए है मास नंबर और ये क्या है, जेड, उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और ये आपको बताएगा कि उस चीज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने हैं, मिलकर कितने हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, मास नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहां पर जैसे औरस से आया गोल्ड, औरस से ये नाम बनाया गोल्ड, एयू, ठीक है। तो एयू एक एलिमेंट हो गया गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड के एलिमेंट का एक एटम हो गया। तो ये एटम मैंने यहां लिखा या एलिमेंट मैंने यहां लिखा, तो इस एलिमेंट में जो चीज मिली ए, तो ए हम लिखेंगे ऊपर, तो वो कितना होता है 197, और इसमें जेड कितना होता है 79। तो 79 गोल्ड का एटॉमिक नंबर है, यानी कि इतने प्रोटॉन इसमें अवेलेबल है, ओके। लेकिन हम जान चुके हैं कि प्रोटॉन ही नहीं होता इस दुनिया में, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, मास नंबर, इसलिए ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो मास नंबर आपका 197 होता है गोल्ड का, और जबकि एटॉमिक नंबर होता है 79। अच्छा, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मास नंबर है वो इंटीजर होता है, जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। अभी आपको बताया था 35.5, अब निकाला था ना क्लोरीन का, वो फ्रैक्शन में आया था, ओके। अब हम बात करें कि ये जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहां से हम न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस एन, मास नंबर का। तो यहां से एन की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ए में से जेड को घटाकर, ठीक है। तो ये आप समझ गए, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये चलिए, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नेचर में हमें एक ही तरह के एलिमेंट के आइसोटोप्स भी मिलते हैं, आइसोबार्स भी मिलते हैं और आइसोटोन्स भी मिलते हैं। मतलब ये क्या चीज है, यहां पर आप ये समझेंगे कि एक ही तरह के एलिमेंट में, जैसे क्लोरीन का आप एटम लेंगे तो उसके एलिमेंट में आपको अलग अलग वेट रखने वाले क्लोरीन मिल जाएंगे। हाइड्रोजन लेंगे तो उसमें अलग अलग वेट रखने वाले हाइड्रोजन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया, 3 कैटेगरी डिफाइन की, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन। आइसोटोप्स उनको कहेंगे जिनमें जेड सेम होता है एक ही एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट है तभी तो जेड सेम होगा ना भाई, अलग अलग एलिमेंट होंगे तो जेड कैसे सेम हो सकता है, ठीक है, ओके। तो सेम जेड बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर। तो हमने क्या देखा कि हमको मिलता है हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 1, इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन एटम। और इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये एक प्रोटॉन बन जाएगा, तो ये एक प्रोटॉन है। लेकिन जब हमने इस हाइड्रोजन को दूसरी तरीके से दूसरी हाइड्रोजन देखी तो उसमें हमको मिला कि भाई एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन मास 2 आ गया। क्यों आ गया? तो आंसर है इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 न्यूट्रॉन का नंबर निकल के आएगा। तो एक दूसरे तरह का पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जो मास रखता है लेकिन चार्ज नहीं रखता है, मास रखता है लेकिन चार्ज नहीं रखता है, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है भाई, दूसरों के साथ मिलकर कुछ भी बना सकता है, प्रोटॉन बना लेगा, इलेक्ट्रॉन बना लेगा, इस तरह से बहुत सारे काम वो करता है। और यही
न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, यस, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करना चाह रहा है, फिर भी न्यूक्लियस के अंदर ये क्यों चिपके हुए हैं? न्यूट्रॉन की वजह से। अभी और डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। चलिए, तो ये हमको मिला ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें 3 आपका, यानी कि इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन्स होंगे और आपका 1 प्रोटॉन होगा, ठीक है। इसी तरह से हमको कार्बन मिलता है, 12 भी मिलता है और 13 वाला भी मिलता है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। चलिए, अब हमने बात की आइसोबार। अब आइसोबार में अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों का क्या सेम है? मास नंबर सेम है। तो हमने देखा हाइड्रोजन और हीलियम को देखा, तो हाइड्रोजन और लाइट हीलियम को जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का मास 3 है, ये ट्रिटियम है, और ये हीलियम है 3, जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है इसलिए तो हीलियम बोल रहे हैं उसको, ठीक है, और मास दोनों का सेम है, ठीक है। अब हमने देखा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें आपका जेड भी अलग होगा और ए भी अलग होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। तो हमने मरकरी लिया, ठीक है, इसका जेड 80 है, और गोल्ड लिया जिसका जेड 79 है। इनके न्यूट्रॉन की संख्या निकाली, इसके न्यूट्रॉन की संख्या निकाली, तो 118 आती है, यानी कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, बाकी सब इनका डिफरेंट है। तो इसको हम आइसोटोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आइसोटोन्स। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये समझना चाहते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो समझ लिया। अब उस न्यूक्लियस का साइज, तो उसके न्यूक्लियस के साइज को हमने कैसे निकाला, उसको जरा आप समझिए। देखिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, स्फेरिकल शेप मान सकते हैं, तो स्फेरिकल का जो वॉल्यूम है उसको हमने नाम दिया V, और ये जो वॉल्यूम होता है V ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, यानी कि न्यूक्लियस का जो भी वॉल्यूम है। अच्छा भाई, वॉल्यूम क्यों बन रहा है? देखो, एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मिलाकर ही तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ही तो वॉल्यूम होगा ना। ये कम होंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ये बहुत ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, दोनों को ऐड करके जो चीज बन रही है उसको मास नंबर बोल रहे हैं, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अगर ये स्फेरिकल शेप है तो स्फेरिकल का वॉल्यूम हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसको हम यहां पर पुट ऑन कर देंगे तो हमको क्या देखने को मिल जाएगा? ये क्वांटिटी मिल जाएगी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सबको नीचे भेज दिया। ये देखो, ये 3 इधर चला गया तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहां से हम साइज की बात कर रहे हैं, तो हमने न्यूक्लियस का साइज रेडियस मान लिया r, तो r रहने दिया, बाकी सबको यहां भेज दिया। अब इसको भी हमने कांस्टेंट मानकर हटा दिया तो ये आएगा, और उस कांस्टेंट का नाम रख दिया। अच्छा, एक काम और किया, इसको तो पहले हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, और दोनों साइड का क्यूब ले लिया, तो ये आ जाएगा। तो यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जो चीज आ रही है r0, वो बेसिकली यही है। और इन सब की वैल्यू को रखकर सॉल्व करके देखेंगे तो ये जो r0 है ये वैल्यू आती है, ये आपको याद भी रखनी है, कई बार एमसीक्यू में पूछी गई है। कितनी? कि ये जो r0 होता है वो कितना होता है? 1.2 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर होती है, फेंटोमीटर। फेंटोमीटर मतलब 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 को हटा दोगे तो फेंटो लग जाएगा। ये आपको डेरिवेशन से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें मैं आपको बताऊं यहाँ पर, इससे हमको क्या समझ में आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻⁻15 है, जबकि एटम का साइज आप देखोगे तो 10⁻ कितना है? -10 है, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से 1 लाख गुना छोटा होता है। तो बाकी मोस्ट ऑफ दी जो स्पेस है एटम का वो कैसा रहता है? खाली रहता है। तो दिस इज द रीजन, इस फॉर्मूले से हमने बताया इस चीज को निकालकर। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझना चाहते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? भाई सारा मास वही रखा हुआ है तो हम डेंसिटी की बात करते हैं। ओके, तो डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो हमें ये पता है कि मास नंबर A है,
रेडियस हमने r मानी है न्यूक्लियस की, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, ये फॉर्मूले से हमको पता, v बराबर वो 4/3 पाई r क्यू होता है। अब r अभी जस्ट हमने पहले ही निकाला है, देखिए अभी निकाला दिस, तो इस r की वैल्यू को हम वहां पर पुट ऑन कर देंगे, तो यहां पर हम डालेंगे और इसको थोड़ा सा क्यू करेंगे तो इस पर क्यू आ जाएगा, ये 3 से 3 मर जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब हमने क्या लिखा कि इफ स्मॉल m बी द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो चीज बनती है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। तो न्यूक्लियन का मास हमने कितना माना, m, देन मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस किसको कहेंगे, तो मास ऑफ न्यूक्लियस हम निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल M, जो कि न्यूक्लियन के मास का मल्टीप्लाई होता है मास नंबर। तो जब आप न्यूक्लियस का मास निकालने जाते हैं तो उस मास को हम कैसे लिखेंगे कि भाई उसके अंदर न्यूक्लियन कितने हैं, उसका आप M से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, किसका, न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, मास ऑफ न्यूक्लियस ये लिखा हुआ है Ma, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वो हमने पहले निकाला है, तो दोनों वैल्यू को हमने यहां पर रखा। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, एवरेज न्यूक्लियन का मास m है, उसका मल्टीप्लाई कर दिया मास नंबर से, तो आपको उस न्यूक्लियस का मास मिल गया m इंटू ए, और अपॉन में वॉल्यूम आता है, तो a से a मर जाएगा तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, सवाल भी आ जाते हैं, और ये फॉर्मूला आपको ही बताता है कि आपकी जो डेंसिटी होती है किसी भी एटम के न्यूक्लियस की, वो मास नंबर पर डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें मास नंबर नहीं आ रहा, तो वही बात लिखी है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इट्स वैल्यू इज नियरली दिस मच। तो ये वैल्यू नॉर्मल डेंसिटी से बहुत ज्यादा हाई होती है न्यूक्लियस की, 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, आइंस्टाइन ने हमको बताया था कि मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक मास को, एटम बम, जब हम पहले तो नहीं पता था एटम के बम के बारे में, लेकिन अब हमको सब कुछ पता है। तो अब एटम बम हम जब चलाते हैं तो एटम बम चलाने पर क्या होता है, तो आंसर है एटम बम चलाने पर मास डिस्ट्रॉय होता है। क्या डिस्ट्रॉय होता है बेटा, मास डिस्ट्रॉय होता है, और जब वो मास इस दुनिया से चला जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मास चला जाएगा तो कुछ बने ना, तो आंसर है जब मास जाएगा तो वो इस दुनिया में कुछ बना के जाएगा। क्या बना के जाएगा, तो आंसर है वो एनर्जी बना के जाएगा आइंस्टाइन के अनुसार। तो वो एनर्जी कितनी बनती है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं E = mc²। तो ये यहाँ पर हमको बताता है कि अगर आप इस दुनिया से मास को मिटा देंगे तो वो मास मिटने के बाद जो चीज बनाएगा उसको एनर्जी बोलेंगे। जैसे आप शक्कर लीजिए, शक्कर को आप गर्म करिए तो वो फूलना स्टार्ट कर देगी, फैलना स्टार्ट कर देगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको दिखना बंद हो जाएगी। इसका मतलब वो मास गायब हो गया, तो बना क्या, बना एनर्जी बन गया। तो कितनी एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को आप इस फॉर्मूले से E = mc² से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका उल्टा भी होता है इस फॉर्मूले में, अगर हम उस एनर्जी को पकड़ कर लाएं और उसको कंप्रेस करा दें, क्या करा दें, कंप्रेस, तो क्या हमको मास मिल सकता है, यस हमको मिल सकता है। पहले नहीं पता था लेकिन अब करके देखा गया तो मिला है। तो ये हमने एक हैवी प्लेटिनम लिया और यहां पर हमने बहुत सारी एनर्जी को या एनर्जी की वेव्स को इसके अंदर डालकर उसको बहुत तेजी से कंप्रेस किया, और जैसे ही हमने उसको कंप्रेस किया तो हमको पता चला कि वहां पर एक पार्टिकल बन गया। उस पार्टिकल का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, जब इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी बना होगा, तो उसके साथ एक और पार्टिकल सोचा गया पॉजिट्रॉन, तो यानी कि वहां पर नेगेटिव चार्ज भी बनता है तो पॉजिटिव चार्ज भी बनता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन को मार दें, मतलब चार्ज को खत्म कर दें, तो इस दुनिया का नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इस दुनिया में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब ऐसा करके
पार्टिकल मिला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि इस दुनिया का नेट चार्ज नेगेटिव हो गया, तो सोचा गया कि एक दूसरा चार्ज भी बना होगा जिससे इस दुनिया का चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो फेल ना हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन भी बनता है ताकि नेट चार्ज दुनिया का कितना रहे, यूनिवर्स का कितना रहे, 0 रहे। लेकिन ऐसा करके देखा गया तो हमको मास मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो जब एनर्जी को आप कंप्रेस करते हैं तो मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर mc², जिससे आप एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज आइंस्टाइन रिलेशन। अब यदि हम 1 किलो मास लें और उसको कन्वर्ट करें एनर्जी में, तो आप सोच नहीं सकते कितनी जूल एनर्जी बनेगी। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, बहुत बड़ी एनर्जी बन जाएगी, 9 × 10⁻16 जूल। ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि चलो 1 किलो मास से तो इतनी एनर्जी बन रही है। अब हम बहुत छोटा मास लें। बहुत छोटा मास क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है। तो हमने क्या किया, एक एटॉमिक मास नंबर मास यूनिट लिया, कितना होता है वो, इतना होता है। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, किसमें, एनर्जी में। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हमने, वो 3 होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप लेने की कोशिश करेंगे तो वो 2.9999 दिस मच 10⁸ होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं इतना होता है। अब ये फॉर्मूले में मास की वैल्यू रखी, लाइट की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया, इतना आया जूल में, तो इतनी जूल एनर्जी बनेगी। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतने से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और इसको और कन्वर्ट करके ऐसा लाएंगे, और लाने के बाद हमने इसको कन्वर्ट करके देखा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केवल एक ये एटॉमिक मास से ही इतनी एनर्जी बन जाती है। सोचिए, तो वो 1 किलो जब खत्म किया इस दुनिया से तो कितनी एनर्जी बनी है, वो समझ में आ रही बात आपको? मच्छर भी घूम रहे हैं भाई यहाँ। चलिए, समझ में आई बात? चलिए, अब आप देख सकते हैं दिस। ओके, तो 1U को खत्म करने से इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। चलिए, अब हम अगली चीज के बारे में समझते हैं। अगली क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, इसका क्या नाम है बेटा? मास डिफेक्ट। अब आपको मैं फील कराता हूं मास डिफेक्ट क्या चीज होती है। ठीक है, फिर मैं इसको इसके डेरिवेशन पे आपको लेकर आऊंगा। आइए पहले समझते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। तो मास डिफेक्ट को समझेंगे। देखिए एक्चुअली में क्या है मास डिफेक्ट। तो हम बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट, ठीक है, ओके। मास डिफेक्ट, देखिए हमने क्या किया, एक प्रोटॉन लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दूसरा प्रोटॉन लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, 2 प्रोटॉन है, इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है। इन दोनों को आपस में किसी भी तरह से मैंने कंबाइन करने की कोशिश की। तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगा, तो जब मैं ऐसे को कंबाइन कर दूंगा तो इसका मास कितना आना चाहिए? तो आंसर है 2 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास m है, तो 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा? 2m। लेकिन हमको देखने को मिला कि इसका मास 2m नहीं है, इसमें कुछ मास में कमी आ गई। उस कमी को क्या कह देंगे? मास डिफेक्ट कहेंगे। जैसे मैंने 4 प्रोटॉन लिए, 1 2 प्रोटॉन ले लिए और 2 न्यूट्रॉन ले लिए। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर m m m m मिलाकर मैंने बनाया हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 2 और 4 होता है हीलियम का। एटॉमिक मास होता है इसका 4 और चार्ज होता है 2, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो हमको हीलियम मिला। लेकिन इस हीलियम को तौल के देखा तो इसका जो मास है वो 4 नहीं आया, बल्कि 4m नहीं आया, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, डेल्टा m। तो ये डिफेक्ट आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। क्यों आता है ऐसा मास डिफेक्ट? तो आप याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था E बराबर mc²। क्या पढ़ा था? E बराबर mc²। तो जब हम इन प्रोटॉन्स को प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन को आपस में मिलाते हैं, तो जब जैसे ही हम इनको मिलाएंगे ना, तो मिलाने पर क्या होता है कि ये कुछ एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो कोई भी चीज एनर्जी में कब बन सकती है? वो तब बन सकती है जब इस दुनिया से कुछ मास चला गया हो। तो बस वही होता है यहां पर कि जब हम इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में मिलाते हैं या प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में मिलाते हैं, तो मिलने के बाद ये कुछ मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो वो एनर्जी तो निकल जाती है बाहर, मतलब एनर्जी इन्होंने रिलीज की, आपस में जब मिक्स किया तो एनर्जी इन्होंने रिलीज की, और जब वो एनर्जी निकल गई तो भाई उतने मास खत्म हो गया होगा, तो उतने मास के बराबर एनर्जी निकल गई ना, उतने मास के बराबर एनर्जी निकल गई ना। तो जो कमी आई है मास में उसको तो बोलेंगे मास डिफेक्ट, और जो एनर्जी इन्होंने निकाली है उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलेंगे बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। आइए तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं चीजों के बारे में। तो देखिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी दोनों का मतलब समझना। ये हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास होता है दिस 1.00727, आपको रटा होना चाहिए, इस चैप्टर में सवाल करने तो रटा होना चाहिए। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00866 U, याद होना चाहिए। तो ये प्रोटॉन का मास है, ये न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है। अब हमारे पास कितने प्रोटॉन है, मान लीजिए हमने क्या करना है कि हमने ये देखा कि ये प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स है। मान लीजिए जब ये इंडिविजुअल इस नेचर में पाए जाते हैं तो प्रोटॉन का जो भी मास है वो रहेगा, न्यूट्रॉन का जो भी मास है वो रहेगा, लेकिन इनको आपस में कंबाइन करके जोड़कर एक न्यूक्लियस बनाया जाता है, एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस न्यूक्लियस के पास कुछ डिफेक्ट आ जाता है मास का, तो वो हम निकालना चाहते हैं कितना आएगा। तो देखिए, तो हमने सबसे पहले दो प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया, भाई दो का गुणा कर दोगे तो एक प्रोटॉन का इतना होता है, दो का गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह से हमने दो न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की, दो का गुणा कर दोगे तो ये इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको इतना मास मिलेगा, इतना मास मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि हीलियम बनता है इन दोनों को ऐड करने से, तो हीलियम न्यूक्लियस का जो मास होता है वो एक्चुअल मास से कम होता है। कितना? 4.00153। देख रहे हैं आप, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट या 2 डिजिट के बाद ही चेंज आया है आपको देखने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मास में डिफेक्ट आया न्यूक्लियस बनने में। तो आंसर है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो वो मास डिफेक्ट आता है 0.03033 U। इतने एटॉमिक मास यूनिट के बराबर इसमें क्या आ जाता है? डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट आया है तो ये मास कहां गया? तो आंसर है ये मास गायब हुआ, और गायब जब चीज होती है तो आइंस्टाइन के रिलेशन से वो क्या बन जाती है? एनर्जी। और उस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। किसकी बाइंडिंग एनर्जी? यस, हीलियम न्यूक्लियस बना तो हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। अब इधर आइए, थोड़ा डायग्राम से समझिए। यहां पर हमने बैलेंस कराने के लिए एक रॉड बनाया, फलक्रम बनाया, इस तरह से तराजू जैसा दिख रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन रखे और उसको तोला, और एक हीलियम न्यूक्लियस को तोला। तो देखा कि भाई ये तो इन्हीं से मिलकर बना है, लेकिन ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, इसका मतलब भारी कौन है? ये भारी है, वो हल्का है। अच्छा, फिर इधर आइए, अब हमने इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। तो जब बैलेंस करने की कोशिश की तो इनका मास सबका कितना था? इतना, और हीलियम न्यूक्लियस का मास अभी मैंने आपको बताया इतना था। तो कितनी ही कमी आ रही, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जिस चीज की कमी आ रही उस चीज का ही नाम क्या होता है? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट की कमी कितनी आई थी? 0.03033 U, इतने डिफेक्ट की कमी आई थी, इसको बोला जाता है बेटा मास डिफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक खास चीज समझिए, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, समझिए इस बात को। तो यहां पर जब प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आप जब मिलाते हैं, तो जब ये मिलते हैं तो कुछ मास का डिफेक्ट करते हैं, और डिफेक्ट करने के बाद अपने में से एनर्जी निकाल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है? नेचर ने इसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा है? तो आंसर, जब ये ऐसा करते हैं ना, तभी ये न्यूक्लियस स्टेबल रह सकता है। क्या रह सकता है? स्टेबल रह सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, टूट जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते, सब दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर इनको इस स्टेट में रहना है तो इनमें से कुछ एनर्जी इनको निकालनी पड़ेगी, तो ये अपने आप को क्या बना सकते हैं? स्टेबल बना सकते हैं। अब स्टेबल मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई जितनी एनर्जी निकालेगा, अगर मैं उतनी ही एनर्जी इसको दे दूंगा तो ये दोबारा से इस स्टेट में आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जब ये आपस में कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इनमें से कुछ एनर्जी निकल जाती है, क्योंकि मास एनर्जी के रूप में निकल गया है, ताकि इनको क्या मिल जाए? एक स्टेबिलिटी मिल जाए यहां पर, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि ये मास मिलकर कुछ मास का डिफेक्ट हुआ, वो एनर्जी बनके निकल गई, और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं यहां पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस।
इसका फॉर्मूला इससे हम निकाल सकते हैं, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। चलिए अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए ये जो न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस है, इसको हमको कन्वर्ट करना है काय में, वही बनाने हैं प्रोटॉन, दो प्रोटॉन बनाने, दो न्यूट्रॉन बनाने हैं। तो ये कैसे बन सकते हैं? तो बेटा ये तभी बन सकते हैं जब हम इनको एनर्जी दें। तो कितनी एनर्जी दें? तो भाई इनको जोड़ के रखने की बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? बाइंडिंग एनर्जी इनको जोड़ के रखने की कितनी थी? जितना मास में डिफेक्ट आया। तो अगर हम उतनी ही मास के बराबर इसको एनर्जी दे देंगे तो ये दूर भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 प्रोटॉन को मिलाकर एक न्यूक्लियस बनाया जाता है तो उससे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, मास खत्म हुआ, एनर्जी बनी, और उतनी ही एनर्जी अगर हम इनको दे देंगे तो ये वापस अलग हो जाएंगे। तो ये जो देने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा कौन सी एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। और इसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ये यहां पर रहते हैं। थोड़ा समझिए वर्डों को। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्रोटॉन्स हैं, इनको आपने मिलाया, तो मिलाने पर इसमें मास का डिफेक्ट आया, वो क्या बन के चला गया? एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है। अब वो जो बाइंडिंग एनर्जी इसमें से निकल गई, उसी ने ही इसको स्टेबल बना के रखा हुआ है, बाइंड करके रखा हुआ है जोड़ के। क्योंकि वो दोबारा दे दोगे, अनवाइंड कर दोगे, क्या कर दोगे? अनवाइंड, तो ये वापस अलग अलग हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब इसको दोबारा से हमको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमको बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये क्या हो जाए? अनवाइंड हो जाए। ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी को हम बोलेंगे ईबी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो इधर एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं। यहां पर बना हुआ है क्या? चलो ठीक है, यहीं दे लेते हैं, नो प्रॉब्लम, यहां दे लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में गए पढ़ने के लिए, तो आपने रूम लिया, तो रूम लिया, वो रूम आपको मिला 1000 रुपये में। कितने रुपए में मिला? 1000 रुपये में। फिर वहाँ पे आपने दोस्त यारी की, एक और दोस्त मिला, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है अपन दोनों साथ में मिलकर रहेंगे। तो साथ में मिलकर रहेंगे तो आप लोगों ने एक बड़ा रूम ले लिया। तो बड़े रूम का खर्च जो आया वो 1800 रुपये आया, यानी कि तेरे को कितना मिला? 900, और तेरे दोस्त को भी कितना देना पड़ा? 900। तो 200 रुपये की बचत हो गई बड़ा रूम लेने से, जबकि तुम्हें 1-1000 चुपकाना पड़ रहे थे। अब आपने एक और दोस्त बनाया, तो एक और दोस्त बनाया तो आपका किराया 2400 रुपये हो गया। तो अब एक बच्चे को कितना देना पड़ा? 800, दूसरे को भी 800 और तीसरे को भी 800, 600 रुपये की बचत हो रही। तो ये 600 रुपये क्या है? ये वही है मास डिफेक्ट जो आपकी बचत कर रहा है। क्या कर रहा है? बचत। अच्छा, अब ये सब ऐसे बढ़िया रह रहे हैं मजे से। एक दिन लड़ाई हो गई, जिसे डिसाइड कर लिया अलग अलग जाना है, तो मकान वाले ने बोला बेटा 600 रुपये दोगे तो अलग होगे ना। अब 600 रुपये देने का मतलब क्या है कि जब तुम इंडिविजुअल रहोगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा आपको? 1000, यानी कि 3000 रुपये आपके इंडिविजुअल रहने में लगते हैं। और साथ रहते हैं तो कितने लगते हैं? 800, 2400 लगते हैं। तो जो 2400 लग रहे हैं वो आपका क्या है? रहने कम खर्च है। लेकिन जब आप अलग रहने की कोशिश करोगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अब मान लो तुम अलग रहने की कोशिश करोगे तो सबको अपना देखना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा, 200 रुपए इसको देना पड़ेगा, 200 रुपए इसको देना पड़ेगा, तभी जाके कितना होगा? 600 होगा। तो ये 600 क्या है? 600 इसकी बाइंडिंग एनर्जी है। देखो ये 600 इनकी बाइंडिंग एनर्जी है जो इनको बांध के रख रही है कि तुम 800 में रहो, क्योंकि 600 तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी है। क्योंकि जब तुम अलग होगे तो तुम्हें 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जब आप 2 जने साथ में रहते हो तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 200। क्यों? 200 रुपए के चक्कर में तुम आपस में जुड़े हुए हो, और 200 रुपए आ जाएंगे तो तुम अलग हो जाओगे। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी यही होती है। कुछ बात आपको समझ में आई होगी इस तरह से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर एक चीज समझते हैं। क्या चीज समझते हैं बेटा? इधर आइए। अब एक वर्ड हम समझते हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका क्या मतलब है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देख ध्यान समझ, ये हमारे पास क्या है? एक हीलियम का न्यूक्लियस है जिसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? ईबी। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन चारों को अलग करने के लिए जितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, मतलब जितना एक्स्ट्रा खर्च चाहिए, वो इसका ईबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईबी कहलाएगा। और मान लो इस न्यूक्लियस में से केवल एक ही प्रोटॉन को निकालना है या एक ही न्यूट्रॉन को निकालना है, तो उस एक अकेले को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को बोला जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम ईबीएन से डिनोट करेंगे। तो यहां पर क्या है? इसको हमको अलग करना है।
तो अलग करना है तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी, ईबी। किन किन को अलग करना है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 4 हो गए। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको एक न्यूक्लियन की क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आप देखेंगे तो वो क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबी बटा मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर का सम मास नंबर होता है। ठीक है, संख्याओं का सम। अब हम इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सुनिए। आप ये बताइए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है ना कि जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को हम मिला के हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो अपने में से एनर्जी निकालता है। वही एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि जब वो अलग होना चाहेगा तो उतनी एनर्जी उसको लगेगी, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो जब वो आपस में मिलकर बाइंड होना चाह रहा था तो उसने क्या किया, अपने मास को डिफेक्ट किया, और मास को डिफेक्ट किया तो क्या बनी, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब जो मास डिफेक्ट है वो इतना आया था, अभी बताया था, और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब आपको क्या पता है, अब आप निकालना चाह रहे हैं यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसके लिए, हीलियम न्यूक्लियस के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले 1U की वैल्यू हमको याद है 1.661, इतना अप्रोक्सीमेट में मैंने मान लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अच्छा पहले तो ये देखिए कि ये मास डिफेक्ट इतना है यू में, इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी में, तो ये केजी में वैल्यू आ गई और ये यू की वैल्यू केजी में लिखी ही है। अब हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी मतलब चारों को मिलाया और फिर चारों को अलग कर दिया, तो अभी मैं वो वाली बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहा हूं। टोटल चारों को अलग करने में जो टोटल खर्च आया है वो ईबी कितना, डेल्टा एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, क्योंकि जितना मास डिफेक्ट हुआ होगा उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी बनी होगी। तो मास डिफेक्ट हमारे पास कितना है 5.04 दिस, ये रखा, और सी की वैल्यू हमको पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है। तो ये आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई, काय में, जूल में, किसकी, हीलियम न्यूक्लियस की। यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को अलग करना है तो इतना खर्च लगेगा जूल में। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस होता है, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 जूल की वैल्यू इतनी आती है। तो 1 जूल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमको मिलती है 2.835 × 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यदि मैं 10 का गुणा 10 का डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 28.35 और ये बन जाएगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हीलियम न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को चारों को अलग करने के लिए जितना खर्च लगेगा, जानते हो वो कितना होगा, 28.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोच कितनी ज्यादा एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके आप पूरे न्यूक्लियस को तोड़ पाओगे। अच्छा, तो ये मैंने क्या निकाल के दिखाया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। दूसरा न्यूक्लियस होगा तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी टोटल अलग होगी। अब हम निकाल क्या रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी में जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब मास नंबर, तो मास नंबर कितना है 4, तो 4 से आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू इतनी आ जाती है। अब फिर से 10 का गुणा 10 का डिवाइड किया तो ये इतना आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, मिलियन। तो ये आपने निकाली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम एटम, सबके लिए नहीं भाई, हीलियम एटम के लिए नहीं, हीलियम न्यूक्लियस के लिए निकाली, तो ये आ जाती है आपकी दिस। तो ये बाइंडिंग एनर्जी होती है 7.09 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसकी, हीलियम न्यूक्लियस की। अब समझ में आया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके। अगर वो बाइंडिंग एनर्जी हम दोबारा से उसको दे देंगे अनवाइंड करने के लिए तो वो अलग हो जाएंगे। तो कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। समझ में आई बात। तो अब हम इसी तरह से हमने नेचर में देखा कि बहुत सारे हमको न्यूक्लियस मिलते हैं और हमने उन सब की बाइंडिंग एनर्जी इसी तरह से कैलकुलेट करके देखी और हमने एक चार्ट बनाया। क्या बनाया, चार्ट बनाया, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, चार्ट बनाने से पहले एक
छोटा सा ये मास डिफेक्ट की डेफिनेशन देख लीजिए। ये मास डिफेक्ट की डेफिनेशन आप आराम से पढ़ते रहना। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा क्या है। देखिए फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मास डिफेक्ट को हम लिखेंगे डेल्टा एम से। यहां पर कुछ बातें हैं, जैसे न्यूक्लियस को हम कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियस में एलिमेंट आएगा, जेड आएगा और उस पर ए मास नंबर आएगा। तो जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन अवेलेबल है। ए क्या हो गया, मास नंबर, मास नंबर मतलब एन और जेड दोनों का सम। अब ये क्या लिखा है, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो अब आगे आइए, तो हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा, ये क्या चीज है, एम एन। एम एन क्या है, तो यहां पर ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का मास आप कैसे निकालेंगे कि जो भी उसमें न्यूक्लियन है उसमें एम एन का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। तो भाई उसमें एक प्रोटॉन का मास है एमपी, ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है तो जेड एमपी आ जाएगा। इसी तरह से टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक न्यूट्रॉन का मास ये होता है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास ये होता है, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, एम एन का, तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों को आपस में सम कर दिया, तो सम कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये किसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इतना आ गया। तो ये लिखा मैंने यहां पर। अब इसमें से जो मास निकल गया, जो मास निकल गया वो ये है, एम एन दिस। तो ये जो फॉर्मूला बना है आपके सामने, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आगे काम में आएगा आपके डेरिवेशन के, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जो बताया आपको, दो मास को आप ज्वाइन करते हैं तो हमेशा मास में डिफेक्ट आता है। तो ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये एग्जांपल भी मैंने आपको दिया फ्रेंड सर्कल वाला, कि कितने की सेविंग की। तो जितने की सेविंग की, अलग होते टाइम भी आपको उतना देना पड़ेगा, तब आप अलग हो पाओगे। सो बाइंडिंग एनर्जी क्या बनी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच when give to the nucleus its nucleon will become free। तब वो न्यूक्लियन आपस में क्या हो पाएंगे, फ्री हो पाएंगे। एंड will leave the nucleus it is having negative sign। नेगेटिव साइन मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया दो तरह से बाइंडिंग एनर्जी होती है, एक होती है फॉर वन कंप्लीट न्यूक्लियस ऑन एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट की कंप्लीट न्यूक्लियस को रहने के लिए जो जितनी एनर्जी चाहिए वो ये है, और उस न्यूक्लियस में से एक आपने न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया, उसको हम बोलते हैं BEN, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर एनी गिवन एलिमेंट। चलिए अब उसको देखकर हमने ये ग्राफ बनाया, ये एनसीईआरटी किताब में बना हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो अभी मैंने आपको हीलियम न्यूक्लियस की निकाल के दिखाई थी ना, तो ये उसका ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अब इस ग्राफ में हम कुछ चीजें समझेंगे, उसके लिए पहले थोड़ा ग्राफ को देखिए। ग्राफ में आप देखेंगे तो यहां पर ड्यूटेरियम दिख रहा है, आपको ट्रिटियम दिख रहा है। तो ड्यूटेरियम के पास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कम है। अच्छा, ये ग्राफ किस किसके बीच में है, पहले ये समझिए। यहां पर जो ग्राफ है, ये जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली थी, वो मास नंबर से डिवाइड, टोटल एनर्जी में मास नंबर से डिवाइड करके निकाली थी ना। तो यहां पर आपको दिया गया है मास नंबर। तो जिनके अलग अलग मास नंबर हैं, और उन मास नंबर के लिए ये उनकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है, वो ये सब चीजें। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो ड्यूटेरियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 2 और 0 के बीच में है, 2 और 0 के बीच में, और पीछे क्या लगा हुआ है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा हुआ है। तो आप मान सकते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ट्रिटियम मिलेगा, और ट्रिटियम की बाइंडिंग एनर्जी 4 और 2 के बीच में होती है, ठीक है। और इससे अगर आप और ऊपर जाएंगे तो आपको लिथियम मिलेगा। तो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी 6 और 4 के बीच में समथिंग 5.9 कुछ हो सकती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप उससे और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा हीलियम। क्या मिलेगा, हीलियम। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी आपको अभी आपने निकाली थी 7.09 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थी, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह है कि जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये जब दो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को आप कंबाइन करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे जितनी एनर्जी निकलती है
ताकि वो ये बन जाए, क्या बन जाए, हीलियम बन जाए। ठीक है, तो उतनी एनर्जी वो निकाल देगा। तो हमेशा याद रखना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो अपने में से एनर्जी निकालते हैं, और जब उतनी एनर्जी आप उसको दे दोगे तो वापस वो अलग भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पर। इसी तरह से आप देखेंगे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो हमको यहाँ पर आयरन देखने को मिलेगा। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी 8 से 10 के बीच में है, 9 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट मान लीजिए, इतनी ज्यादा है। तो यहां पर आयरन जो है भाई साहब 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोलते हैं पर न्यूक्लियन एनर्जी रखता है। यानी कि आयरन में से एक ही प्रोटॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, सोच। और अगर आप पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब इस नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आयरन है। अलग होना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा। और फिर अगर इधर की तरफ चलते हैं, गोल्ड बीच में आ जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो हमको यूरेनियम 38 मिलता है। तो अगेन जब हम इधर की तरफ जाते हैं बड़े न्यूक्लियस की तरफ, तो बड़े न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, इसको देखोगे तो 7.6 के समथिंग आएगी। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस के लगभग थोड़ी सी ज्यादा ये। तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यानी कि इसके एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो वो टूट जाएगा। तो अब इस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अब आइए उन पर आते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, यहां पर देखिए, मेन फीचर्स ऑफ ग्राफ। तो आपने क्या देखा यहां पर, फॉर मोस्ट ऑफ एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास नंबर ए 30 से ज्यादा है और 200 से कम है, तो 30 यहां पर होगा और 200 यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां पर 30 से ज्यादा है और 200 से कम है, यही लिखा है ना, 200 से कम है। तो उस बीच में कौन आते हैं, ये आयरन वगैरह आते हैं। ठीक है, और भी एलिमेंट आते हैं आपके, गोल्ड वगैरह, इस तरह से ये सब एलिमेंट आते हैं। तो ये सब एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, स्टेबल कहलाते हैं। यानी कि द बाइंडिंग एनर्जी इज फ्रीली कांस्टेंट एंड क्वाइट हाई, बहुत ज्यादा हाई होती है, इनको आप अलग नहीं कर। ये दिखाते हैं कि ये कितने ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है। किसी भी न्यूक्लियस के स्टेबल रहने का मतलब क्या है, तो किसी भी न्यूक्लियस के स्टेबल रहने का मतलब ये है बाइंडिंग एनर्जी। अगर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, जैसे आयरन की बहुत ज्यादा, तो एक एक न्यूक्लियन को निकालने में हालत पतली हो जाएगी, आप नहीं निकाल पाएंगे, तो वो ज्यादा स्टेबल है। लार्जर बाइंडिंग एनर्जी, जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ता है, और जब 3 लोग आप साथ मिलकर रहते हैं तो आपको कितना देना पड़ता है, 800 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको अलग होना है, एक अकेले बच्चे को अलग होना है तो 200 रुपये देना पड़ेगा, इसको भी अलग होना है तो 200 और देना पड़ेगा, इसको भी अलग होना है तो 200 और, तो तीनों को सम कर दोगे तो कितना देना पड़ेगा, 600। तो एक अकेले को बाहर निकलने के लिए कितने चाहिए, 200। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है आपको जोड़े रखने के लिए, उतनी आप दे दोगे तो अनवाइंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी रखने वाली चीज क्या है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई है, वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, वो कम स्टेबल है, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो आयरन इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। इसको समझने से पहले, अच्छा इसको समझाऊंगा मैं, फिर पहले आप एक चीज समझिए, वो चीज क्या है, आइए कहां गई, इधर आइए, इधर आइए। पहले आप एक चीज समझिए, नहीं तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि फ्यूजन और फ्यूजन समझाने के लिए मुझे आपको इसको बताना जरूरी है। तो हम सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। आपने बहुत तरह, 4 तरह के फोर्स पढ़े हैं। पहला फोर्स है दुनिया में, नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, मास की वजह से है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज की वजह से है। तीसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम समझने जा रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फोर्स कौन से वाले हैं, तो ये हम उसी की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम करता है, एक्टिव रहता है, वो आपका न्यूक्लियर फोर्स रहता है। यही वो फोर्स है जो आपको बताता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन हो रहा है, फिर भी वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। क्यों, तो उसका रीजन है यस, न्यूक्लियर फोर्स। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल में। यहां पर मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं,
तो ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर भाग जाएंगे, इसको हम कौन सा फोर्स कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अब आपके साथ सामने एक न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे मिलकर एक न्यूक्लियस बना। इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन जानबूझ के दूसरे प्रोटॉन के साथ चिपक के रह रहा है, इतना रिपल्सन का फोर्स है फिर भी चिपक के रह रहा है, क्यों? तो उसके पीछे का रीजन है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को प्रोटॉन से चिपका के रखता है। कैसे चिपका के रखता है अभी बताऊंगा बेटा। प्रोटॉन को प्रोटॉन से क्या करके रखता है? चिपका के रखता है, जबकि उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स बहुत ज्यादा है। तो जो चीज चिपका के रखे उसका नेचर अट्रैक्टिव नेचर होता है, इसलिए आपके जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। वो कहां काम करते हैं? वो सब में काम करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो गोंद जैसा चिपकाने वाला काम कर रहा है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन बट शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत छोटी रेंज तक ही काम करता है, उससे ज्यादा दूरी पर चले जाओगे तो काम नहीं करेगा। लेकिन ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ज्यादा दूर पर भी हो तब भी काम करेगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये दो प्रोटॉन्स है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस घटा दिया, तो जैसे ही आप डिस्टेंस घटा दोगे तो ये फोर्स तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें कूलॉम फोर्स पता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप r को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा और r को घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पर r घटाया तो फोर्स बढ़ेगा, सही बात है कि नहीं? यस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है, लेकिन किस रेंज में बढ़ता है? तो हमने देखा कि ये रेंज होती है r की पावर 2, r की पावर 2 में बढ़ेगा या r की पावर 2 में घटेगा। लेकिन इसका कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। तो आप अंदाज से अगर इसको अप्रोक्सीमेशन में देखेंगे तो हमने सोचा कि ये r2 की पावर 7 हम मान के बताते हैं आपको, तो इसका एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में आपको मैं बता रहा हूं। तो ये जो फोर्स होता है वो r2 की पावर 7 होता है, यानी कि अगर आप दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस डबल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन ये वाला जो फोर्स है डबल करने पर 1/28 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इतना कम घट जाए, इतना जल्दी घट जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वैसे ही अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये इतने गुना बढ़ भी जाएगा, ये उतने गुना बढ़ भी जाएगा। अगर ये 4 ही गुना बढ़ेगा तो ये उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, 128 10 टू पावर 7 10 टू पावर 6 टाइम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो यही रीजन है कि ये ज्यादा खतरनाक फोर्स है, इसलिए प्रोटॉन प्रोटॉन के पास चिपक के रहता है। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए इधर यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, अब इन दोनों को हम पास में लेकर आ रहे हैं। अब जब हम इनको पास में लेकर आ रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। लेकिन उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त चीज है, तो वो भी बढ़ रही, वो अभी एक्टिव नहीं हुई है, अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हुई है, अभी ये वाला फोर्स बढ़ रहा है। अब हम इनको और पास में लेकर आए, और पास में लेकर आए, तो जैसे ही हम इनको पास में लेकर आते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, और जब ये इतने पास में आ जाते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो जैसे ये उस सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाएंगे तब ये वाला फोर्स एक्टिव हो जाएगा, और ये वाला फोर्स एक्टिव हो जाएगा तो ये भाई साहब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा? इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स तो लग ही रहा है पास आने पर, लेकिन ये फोर्स उस डिस्टेंस तक हम इसको लेकर आ गए हैं कि रिपल्सन का फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स एक्टिव हो गया तो ये वाला फोर्स इसको पकड़ लेगा, चिपका लेगा। क्या कर लेगा? चिपका लेगा। तो ये ऐसे चिपक जाएंगे, तो रिपल्सन हो रहा है फिर भी चिपके हुए, बता कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाके इसको खड़ा कर दोगे तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा, फिर इनको अलग नहीं होने देगा। लेकिन हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलता है कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स भी है, तो ये ज्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं, टूट जाएंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन ये सिस्टम जरूर मिलता है कि जब ये एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है? एक्शन ये होता है कि जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये कंबाइन होंगे जब सिस्टम बनाएंगे तो इसमें से एक प्रोटॉन गायब होके न्यूट्रॉन बन जाएगा। अब वो न्यूट्रॉन कैसे बन सकता है? तो आंसर है उसने कुछ एनर्जी निकाल दी, और जो एनर्जी निकालेगा उसकी वजह से कुछ डिफेक्ट आएगा, उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे ही वो पास आते हैं तो ये एक प्रोटॉन इसमें से क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन बन जाता है, और ये न्यूट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोटॉन को अपने साथ चिपका के रखने में। क्या करने में? गोंद जैसा काम करता है ये प्रोटॉन ही। मैंने अभी आपको बताया था प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन बन जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो प्रोटॉन बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन ही अब यहां पर न्यूट्रॉन बन चुका है, और ये दूसरे वाले प्रोटॉन को आपस में चिपका के रखता है, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। इसी को ड्यूटेरियम बोला जाता है।
तो ड्यूटेरियम हमको मिलता है, ड्यूटेरियम हमको मिलता है, ट्रिटियम हमको मिलता है, क्योंकि ट्रिटियम में आपको देखने को मिलेंगे 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन। वो 2 न्यूट्रॉन इस 1 प्रोटॉन को पकड़ कर रख लेते हैं इस फोर्स से। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, अब यहां पर मैं आपको दोनों ग्राफ बताता हूं। यहां पर एक जो ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ किस चीज का है? यस, यहां पर फोर्स की इंफॉर्मेशन है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन है। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो फोर्स की इंफॉर्मेशन है, यहां पर 10⁴ न्यूटन में फोर्स चल रहा है, ठीक है। और ये जो रेंज चल रही है वो फर्मी मीटर में चल रही है। फेंटोमीटर यानी कि 1 फेंटोमीटर जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये बहुत छोटा रेंज है, तो ये रेंज उसमें चल रही है। तो अब आप इस ग्राफ में यहां पर आके देखेंगे तो इस ग्राफ में आप ये देखेंगे कि ये वाली जो लोकेशन है, ये वाला जो रेंज है वो कितना है? 1 फर्मी मीटर। तो ये 1 फर्मी मीटर पर जब होता है तो इस समय 2 प्रोटॉन है हमारे पास, ये एक ये है और एक ये है। अभी ये बहुत दूर है, कितनी दूर यहीं पर है? तो आंसर है ये 2.5 के बाद यहां पर आ जाएगा 3। तो 3 फर्मी मीटर चलेगा। ये बहुत कम डिस्टेंस होता है, लेकिन इतने डिस्टेंस पे जाते ही ये फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 0, शून्य बटा सन्नाटा। अभी कोई फोर्स नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, नहीं है फोर्स। लेकिन अब हम इन्हें पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इनको पास लाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में क्या है? रिपल्सन है। उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमको इनको पास में लेकर आना है। और जब रिपल्सन के अगेंस्ट हम किसी चीज को पास में लाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी बनती है डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं और तुम जबरदस्ती इनको पास लेकर आ रहे हो, तो तुम वर्क कर रहे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनी, इसलिए उसका ग्राफ भी यहाँ बनाया हुआ है। इधर आएंगे, अभी आएंगे, इधर देख, ये आ गया, ये पास लेकर आ रहे हैं। तो जब इसको हम पास लेकर आएंगे, लाते लाते हम इसको कहां पर खड़ा कर दिए? 1 फर्मी। तो आपको पता है, अभी मैंने बताया चिल्ला चिल्ला के कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा था रिपल्सन का, जो ज्यादा डिस्टेंस पर भी काम करता है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स r⁻² में बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हम सोच सकते हैं r⁻6 टाइम्स 7 टाइम में बढ़ेगा। तो जैसे ही इसके बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी हो जाती है तो ये फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अट्रैक्शन का, और उस समय ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ढीला हो जाता है, लटक जाता है, इसकी औकात नहीं रहती कुछ। तो वो कितना हो जाता है? तो आप देखेंगे इतना हो जाता है। ये नेगेटिव में है 2.5, नीचे नेगेटिव में फोर्स है, ऊपर पॉजिटिव में, और नेगेटिव के फोर्स को ही अट्रैक्शन का फोर्स कहते हैं। तो ये अब इनके बीच में डेवलप हो गया दिस, इतना ज्यादा फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये एटम धड़ाक चिपके रहेंगे, चिपके रहेंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक गए। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यस लग रहा है, लेकिन उसकी औकात न्यूक्लियर फोर्स से कम है, तो ये चिपक के रहेंगे, भले ही रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स को लेंगे। अब यदि हम इसके डिस्टेंस को और कम करने की कोशिश करते हैं, तो और कम करने की कोशिश करेंगे, भाई सरफेस तक तो आ गए, तुम उसके अंदर घुसड़े होगे उसको, तो और कम करने की कोशिश करोगे, यानी कि आपने इसका डिस्टेंस 0.5 से 1 के बीच में 0.8 के समथिंग कर दिया। तो जब आप 0.8 के समथिंग कर दोगे तो ये ग्राफ का जो कर्व है वो 0 की तरफ जाएगा, यानी कि ये फोर्स फिर से क्या होगा? 0 होगा। और जैसे ही आप 0.8 फर्मी डिस्टेंस से इसको यहां 8 पर ले आते हैं, 0.8 पर ले आते हैं, तो फोर्स 0 हो गया। अट्रैक्शन का फोर्स कितना हो गया? 0। और अब इसके डिस्टेंस को 0.8 से बढ़ाकर आप 0.5 की तरफ ले जाएंगे तो ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा तेजी से। क्या करना स्टार्ट कर देगा? रिपेल। तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स एक्टिव हो जाता है। तो अब ये पास नहीं आएंगे, दूर जाना चाहेंगे। कहां आना चाहेंगे? दूर जाना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आंसर ये है कि एवरी सिस्टम विश टू रिमेन लोएस्ट कंडीशन लेवल। दुनिया की हर एक चीज कम से कम एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है। दौड़ता हुआ आदमी खड़े रहना चाहता है, क्योंकि खड़े रहने में एनर्जी कम लगती है। खड़ा हुआ आदमी लेट जाना चाहता है, क्योंकि लेटने में एनर्जी और कम खर्च होती है। समझ में आई बात? तो इस तरह से जब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहते हैं यहां पर, तो इनके पास मिनिमम एनर्जी रहती है। अब आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, और दोनों ही सिचुएशन में जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये कोशिश करेंगे कि वापस हम वहीं आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इस डिस्टेंस को कम करते हैं या डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ओके, लेकिन ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस तक ये आपका फोर्स एक्टिव रहता है। और अगर आप ये देखेंगे कि 0.8 पर अगर आप जाते हैं यहां पर, तो इस समय फोर्स तो 0 है, लेकिन इनके पास एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग माइनस का 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जब आप 1 फर्मी पर रहते हैं तो इसके पास एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। ओके जी, समझ में आ गई बात? इस तरह से
कम होने का मतलब क्या है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा रहती है इससे, ओके, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। चलिए, तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई। अब आपने क्या सीखा यहाँ पर कि दो प्रोटॉन्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इस समय न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम है तो ये रिपल्सन ही करेंगे, लेकिन हम जबरदस्ती इनको पास में ला रहे हैं, और जब हम पास में ला के इतने पास में ले आए कि इनके बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा हो गया कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये चिपक जाएंगे, फिर ये दूर नहीं जा पाएंगे। तो अब यहां पर यही चीज होती है कि अगर हम सोचते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको आपस में मिलाना है, तो हमें बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी उनको देनी पड़ेगी। जब तक हम उनको एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो मिल नहीं पाएंगे। तो ये कहना बड़ा आसान है कि इनको मिला के हम हीलियम बना लेंगे, ठीक है, हीलियम को तोड़कर हम ये दोबारा से क्रिएट कर लेंगे, तो कहना आसान है लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी आपने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा क्यों चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाते हैं हम इस लोकेशन पर, ये ग्राफ वाली लोकेशन पर। तो मैंने आपको ये समझाया, अब इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है वो आप समझिएगा जरा, एक सेकेंड, और यहां पर मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब इसके बाद यहां आते हैं। चलिए, तो अब आप यहां पर एक चीज समझेंगे, देखिए ये भाई इंडिविजुअल रहते हैं तो इनको खर्च देना पड़ता है हजार हजार। वही एग्जांपल लिया, ये एक बंदा ये दूसरा बंदा अलग अलग रह रहे हैं, बढ़िया, तो ज्यादा खर्च देना पड़ रहा है, 1,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये दोनों मिलकर साथ में रहते हैं, दोनों मिलकर साथ में रहते हैं, तो इनको कम खर्च देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 800 800, 200 की बचत कर ली भाई ले, ठीक है। अगर ये 3 जने मिलकर रहते हैं तो इसमें कितना था, मान लीजिए इसमें 900 900 मान लीजिए, इसमें कितना है 800 800 मान लीजिए। तो तीनों जब मिलकर रहते हैं तो बढ़िया रहते हैं। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर आप ये देखेंगे कि देखिए अगर आपको इस लोकेशन पे जंप करना है, यहां से यहां जाना है, तो जब आप अकेले रहते हो तो ज्यादा खर्च होता है, साथ में मिलकर रहोगे तो कम खर्च होगा। तो आप कम खर्च कर रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं ना, तो कम खर्च कर रहे हैं तो जितने की बचत कर रहे हैं ना, इसका मतलब जब आप इस लोकेशन से यहां जाओगे तो आपकी बचत ज्यादा है, और इस लोकेशन से जब यहां जाओगे तो आपकी बचत और ज्यादा है। अब इसको न्यूक्लियस की भाषा में मैं बोलता हूं, न्यूक्लियस की भाषा में यह है कि जब आप ऐसे थे तब आपके पास ज्यादा खर्च था 1000, और जब आप इस लोकेशन पर आए तो आपका खर्च क्या हो गया, कम हो गया। तो खर्च कम हो गया तो आपने बेसिकली जब एटम को आपस में मिलाया गया तो उनको साथ में रखा गया, तो साथ में रखा गया तो उनने खर्च कम किया, इसका मतलब अपने में से वो चीज निकाल दी, अपने में से एनर्जी निकाल दी। तो एक बात याद रखना, इस लोकेशन से जब इस लोकेशन पे जाओगे तो आप एनर्जी निकालोगे, एनर्जी मिल नहीं रही है, आप हजार हजार करके 2000 रुपये खर्च कर रहे थे अकेले रह के, अब आप कितने खर्च कर रहे हैं, 800 800 सॉरी 900 900 1800 खर्च कर रहे हैं, तो 200 बचा रहे हैं ना, तो 200 क्या है आपका निकल रहा है। न्यूक्लियस की भाषा में आप ऐसे समझिए, आपको उल्टा लग रहा होगा, उल्टा ये लग रहा होगा कि आप जब यहां पर जा रहे हैं तो आपको एनर्जी मिल नहीं रही है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो जब आप यहां से यहां जाते हैं तो आप में से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो जब आप कम में जाते हैं तो आपकी एनर्जी निकलती है। तो ध्यान समझना, जब आप इस लेवल पर हैं, इस लेवल पर हैं और इस लेवल से यहां आना है, तो इतनी एनर्जी आपको निकालोगे तो इस लेवल पर रह लोगे, और जब आप इसी लेवल से इस लेवल पर आना चाह रहे हो तो आप जब इतनी एनर्जी निकाल दोगे तो इस लेवल में रह लोगे। तो एक बात याद रखना, अगर हम किसी चीज को इस लेवल तक पहुंचा दें कम बाइंडिंग एनर्जी से, यहां पर 200 का खर्च हो रहा है, तो मान लीजिए यहां पर बाइंडिंग एनर्जी 200 है और यहां पर 800 800 खर्च हो रहा है, मतलब यहां पर बाइंडिंग एनर्जी 600 है। तो इसका मतलब अगर आप 200 से 600 पे जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप 400 और निकाल देंगे अपने अंदर से, क्योंकि भाई 1000 से यहां पर आ रहे हैं तो आप 200 निकाल रहे हैं तो यहां पर रह रहे हैं, और 200 से अगर आप और नीचे चले जाएंगे तो आप 400 और निकालेंगे तो यहां रहेंगे, तो आपके पास 600 हुआ ना, 600 की बचत हुई ना। इसका मतलब ये हुआ कि कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में एंटर करते हैं तो एनर्जी ज्यादा निकलती है, कम बाइंडिंग एनर्जी में से ज्यादा में घुसते हैं तो एनर्जी क्या निकलती है, ज्यादा निकलती है। और उतनी एनर्जी आप इनको दे दोगे तो ये दोबारा से यहां, दोबारा और दे दोगे तो यहां, इस तरह से कुछ ऐसा आपको समझना है। यहां पर समझ में आ गई बात? तो आपको ये समझना है कि भाई इसका ये लेवल जो यहां से है ये बता रहा है कि इसके पास बाइंडिंग एनर्जी कम है, ठीक है। अलग होने के लिए 200 रुपए दे दो, अलग हो जाएंगे, लेकिन इसी लेवल से यहां पहुंचना है तो इसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है।
तो ये वाली चीज इस दुनिया में ज्यादा स्टेबल रहेगी, ये वाली चीज इसमें दुनिया में कम स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो यहां से आपको देखना है कि जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो कम स्टेबल है, जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। यानी कि इतनी एनर्जी देगा तो ये अलग होगी, इसको इतनी एनर्जी देगा तो ये तुरंत अलग हो जाएंगे। तो वही चीज यहां पर आ गई। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस ग्राफ का ये निकल के आता है कि इफ अ न्यूक्लियन ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हायर बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब ये है कि जब आप लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जाओगे तो आप एनर्जी को निकालोगे। क्या करोगे बेटा? एनर्जी को निकालोगे। तो लोअर से हायर में जाना है तो एनर्जी को निकालना है, तो आपने एनर्जी को निकाली। तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, इसके दो मेथड है रिलीज करने के। देखिए इस ग्राफ में या तो हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम को मिलाकर, दो ड्यूटेरियम को मिलाकर ट्रिटियम बना सकते हैं, या फिर ड्यूटेरियम ट्रिटियम को मिलाकर हम हीलियम बना सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में आप इंटर करना चाह रहे हैं तो आप एनर्जी लेंगे कि देंगे? तो याद रखना, कम से ज्यादा में जाते हैं तो एनर्जी निकलती है, तो जिससे वो न्यूक्लियस जो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ में देखेंगे, क्या देखेंगे? जैसे मैं इसकी बात करता हूं, एक प्रोसेस होती है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन एक प्रोसेस होती है, इसमें हम क्या करते हैं? एक हैवी न्यूक्लियस लेते हैं। अब इस हैवी न्यूक्लियस को हम तोड़कर क्या करते हैं? लाइट न्यूक्लियस बनाएंगे। तो जब इसको लाइट न्यूक्लियस बनाएंगे तो भाई आप क्या कर रहे हैं? लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जा रहे हैं, यानी कि बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे छोटे न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो जब आप बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या करना बोलते हैं? इसको फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या लिखा है? अ हैवी न्यूक्लियस, यानी कि लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ब्रोकन टू लाइटर न्यूक्लियस ऑफ हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देन एनर्जी इज रिलीज्ड। इसको बोलते हैं फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर एक फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन हमने की कि पहले ये ऐसे था, बढ़िया आराम से था। ठीक है, अलग अलग थे, जिसके जितने भी एटम होंगे अलग अलग थे। ठीक है, मिलकर रह रहे हैं तो ये लेवल पर रह रहे हैं, और इनकी पर न्यूक्लियन की एनर्जी कितनी है? 7.6 है। 7.6 हमने यहां से चेक की। ठीक है, अब यदि इसको तोड़कर, क्या कर कर? तोड़कर हम छोटे न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टॉन बनाना चाहते हैं, क्रिप्टॉन बेरिलियम बनाना चाहते हैं, तो हमको यहां से यहां जाना है, लोअर से हायर में जाना है। तो लोअर से हायर में जाएगा तो ये अपने में से एनर्जी निकाल देगा। तो ये एनर्जी निकालता है। कितनी एनर्जी निकालेगा? जो इनका गैप होगा, तो गैप है 8.2, यानी कि आपका क्रिप्टॉन यहां कहीं आता होगा। क्रिप्टॉन कहां आएगा? 8.2, मतलब ये 8 है तो यहां कहीं आपको क्रिप्टॉन मिलेगा, तो 8.2 ये क्रिप्टॉन मिलेगा आपको। तो क्रिप्टॉन बनता है, यूरेनियम टूटता है तो क्रिप्टॉन बनता है, और क्रिप्टॉन बनता है तो एनर्जी निकलती है। तो अब यहां पर देखिए फ्यूजन का रिएक्शन मैंने लिखा कि अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। यहां पर हमने क्या लिया? 235 वाला यूरेनियम लिया, और उस 235 वाले यूरेनियम पर हमने एक न्यूट्रॉन की बमबारी करा दी, न्यूट्रॉन थ्रू कर दिया। तो जैसे ही इसमें न्यूट्रॉन थ्रू करेंगे तो ये बनेगा 236 बनेगा, और 236 बनता है तो ये अपने वेट को संभाल नहीं पाता है तो ये टूट जाता है। तो टूट कर हमको दो पार्टिकल मिलते हैं, बेरियम मिलता है और क्रिप्टॉन मिलता है। अब इसको बेरियम इसलिए कह रहे हैं, भाई ये बने तो इसी से है, लेकिन बेरियम क्यों कह दिया? क्योंकि यहां पर देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 56। तो 56 वाली चीज को यूरेनियम नहीं कहा जाता है, 92 वाली चीज को यूरेनियम कहा जाता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है तो उसका अलग नाम होता है, तो इसलिए हम इसको बेरियम कहते हैं, इसलिए इसको हम बेरियम कहते हैं। पेट में से उसी के से निकला है, लेकिन अब बन क्या गया है? बेरियम बन गया है, और साथ में क्रिप्टॉन मिलता है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 92। तो ये कंजर्व हो गया इस तरह से, और साथ में हमें एक न्यूट्रॉन भी मिलता है और ढेर सारी एनर्जी मिलती है। जैसा कि तय हुआ, लोअर से हायर में जाते तो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलती है। इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। अभी दोबारा से आएगा ये, ठीक है। चलिए, इसी तरह से एक और चीज होती है। तो यहां पर बड़े से हमने छोटे न्यूक्लियस बनाए, क्रिप्टॉन बनाया, बेरिलियम बनाया। उसी तरह से हम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलाकर बड़ा न्यूक्लियस भी बना सकते हैं, हीलियम भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन को मिलाकर जब आप हीलियम बनाते हैं तो 7.09 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है? 7.09 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर हमने क्या किया? फ्यूज किया। तो टू लाइट न्यूक्लियस है, यहां पर जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, इनको मिला के बड़ा न्यूक्लियस बना रहे। तो
यहां पर हमने क्या किया, दो ट्रीटियम लिया, ट्रीटियम ले लिया ये, ठीक है, इस तरह से इसको मिलाया तो ये क्या मिल गया, हमारा हीलियम न्यूक्लियस मिल गया। क्या बन गया, हीलियम न्यूक्लियस। मतलब यहां पर आपके पास H31 प्लस H लिखना चाहिए मुझे, अरे यार H31, तो ये दो ट्रीटियम है, ठीक है, इनको मिलाया और इसी तरह से ये चार ले लिए हमने कुल मिला के, इस तरह से चार ले लिए और इन चारों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, हीलियम न्यूक्लियस बनता है। और साथ में एक प्रोटॉन निकलता है, मतलब एक हाइड्रोजन बनता है और एक और हाइड्रोजन बनता है और साथ में इतनी ढेर सारी एनर्जी भी निकलती है। तो ये हमने क्या किया, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। ये भी आपका एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। यहां पर क्या किया था, बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाए, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, तब भी एनर्जी निकलती है। तो आप किसी भी रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाइए चाहे इस रास्ते से जाइए, नेचर ने हमको दोनों रास्ते दिए, दोनों रास्ते में हम एनर्जी ले सकते हैं। चलिए अब आप ये समझ गए, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब इधर आइए, अब हम समझते हैं इस चीज को कि न्यूक्लियर एनर्जी किसको कहते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे पहले हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो फ्यूजन का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, फ्यूजन का। चलिए, तो आपने एक चीज देखी है कि नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि आपको 338 का जो यूरेनियम मिलता है, सॉरी 238 का जो यूरेनियम मिलता है वो अपने आप टूटता रहता है, अल्फा बीटा गामा ये सब पार्टिकल उसमें से निकलते रहते हैं, उसको तो बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। हम एक आर्टिफिशियल भी फ्यूजन करते हैं। तो आर्टिफिशियल फ्यूजन हम कैसे करते हैं कि ये हमारे पास एक यूरेनियम है 235 वाला, कितने 35 वाला, 235 वेट रखने वाला यूरेनियम है। अब हमने इस पर क्या किया, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन भेज दिया। जैसे आप इसके पास एक न्यूट्रॉन भेजेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहां पर आप एक चीज समझिए, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियस का फोर्स है। कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियस का फोर्स है, ठीक है। जब तक ये पास में है तो कौन सा फोर्स एक्टिव रहेगा, न्यूक्लियस का फोर्स एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर ये प्रोटॉन से ये प्रोटॉन थोड़ा सा भी दूर हो गया, 3 फर्मी मीटर दूर हो गया, तो ये न्यूक्लियस का फोर्स कम पड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस समय कौन सा फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर भाग जाएंगे, तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो इस वजह से न्यूक्लियस टूट जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस टूट जाते हैं। तो अब ये टूटने की कगार पर तो है ही, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक पड़ चुका है और ऊपर से हमने एक न्यूट्रॉन और भेज दिया। तो जैसे उसके पेट में एक और न्यूट्रॉन फेंकते हैं तो भाई साहब अनबैलेंस्ड हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, जैसे लगा के हो जाता है ना, ऐसे करना स्टार्ट कर देता है। तो ये यहाँ पर जैसे एक न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो ये सारे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ मास यहाँ पर इकट्ठा हुआ, कुछ मास यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो एक डंबल जैसी शेप बन जाएगी और नेक आ जाएगा। और उसके बाद ये बीच में से टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो दो हमको पानी की ड्रॉप जैसे पार्टिकल मिलेंगे, सेम साइज के या थोड़े डिफरेंट साइज के, और साथ में 3 न्यूट्रॉन बनेंगे और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो उसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिखाई है कि जब 235 यूरेनियम पर आप न्यूट्रॉन को फेंकते हैं तो हमको बेरियम भी मिलता है और क्रिप्टन भी मिलता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, इनकी भी कुछ परसेंटेज निकलते हैं और भी चीजें निकलती हैं। इसी रिएक्शन को अगर हम जब करते हैं कि एक न्यूट्रॉन को जब 235 में भेजेंगे तो वो क्या बनेगा, 236, और वो उस समय अपने वेट को नहीं संभाल पा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स कम पड़ चुके हैं, रिपल्सन का फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो टूटना स्टार्ट कर देगा। तो टूटना स्टार्ट करेगा तो उसने बनाया 51 वाला और एक 54 वाला। तो जिसका 51 है और 41 है, इनको हम यूरेनियम नहीं बोलेंगे, इनके नाम अलग है, इसको एंटीमनी बोलेंगे, इसको नियोबियम बोलेंगे, और 4 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इसी तरह से इस रिएक्शन से ये भी होता है, जेनॉन भी बनता है और स्ट्रांसियम भी बनता है, ठीक है। तो ये सब बनते हैं और ये सब अपने आप में ही रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो खुद भी टूटते रहते हैं और अल्फा बीटा पार्टिकल निकालते रहते हैं। समझ में आई बात। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कराते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सके। पहले वो टॉपिक हुआ करता था, वो हट गया, तो अब उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हमने किया फ्यूजन। अब इस फ्यूजन में कितनी एनर्जी बनती है तो उसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर हमारे पास कौन है, यूरेनियम। ये यूरेनियम को हम तोड़ रहे हैं, एक न्यूट्रॉन डालकर हम उसको तोड़ रहे हैं, उसके पार्टिकल बन रहे हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहे हैं जो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसका वेट मान लिया लगभग कितना है, 240, 240, 238,
अप्रोक्सीमेट 240 के बराबर है, आसपास ही है मतलब। तो ये हमने ले लिया यूरेनियम। अब इस यूरेनियम की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब इससे जो चीज बन रही है, क्रिप्टॉन बन रहा है, बेरियम बन रहा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो आंसर है उनका वेट कितना है 120 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट में। तो 120 एटॉमिक मास नंबर रखने वाले की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 8.5 है। कितनी है 8.5। अच्छा, तो हमें कितनी एनर्जी गेन होगी, तो आंसर है 8.5 में से 7.6 घटा दोगे तो हमको पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी मिलेगी 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। और हम कितने तोड़ना चाह रहे हैं 240, तो 240 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इतनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है एक पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने में, बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी प्रोसेस होती है आपकी फ्यूजन, फ्यूज करना, मिलाना। तो अभी हमने यहां पर ऐसे आए थे, बड़े से छोटे में गए, फ्यूजन हुआ। ठीक है, कितनी एनर्जी मिली, तो अभी आपने देखी 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने में। अब हम आते हैं कि अब यदि हम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिलाएं और मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएं तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो हम करते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो हाइड्रोजन है, इनको आपने मिलाकर ये बना लिया, ड्यूटेरियम बना लिया, साथ में इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो बनेगा और साथ में इतनी एनर्जी निकलेगी। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि दो ड्यूटेरियम को मिलाकर लाइट हीलियम बना सकते हैं, इतनी एनर्जी मिल जाएगी, न्यूट्रॉन भी निकलेगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर ट्रीटियम भी बनता है और साथ में एक हाइड्रोजन भी बनता है और इतनी एनर्जी भी निकलती है। तो इस तरह से इन सबको जब आपस में मिक्स किया जाता है तो कुछ ना कुछ बनेगा और हाइड्रो एनर्जी रिलीज होगी। कब क्या बनेगा, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो यहां पर दिखाया गया है। अब ये जो चीज है कहां होती है, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये आपस में कंबाइन होती है। तो इसको यहां पर रिएक्शन के थ्रू दिखाना और सोचना अच्छी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप इसको आपस में कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वो टेम्परेचर आपको सन में मिलता है। तो इसलिए सन में रिएक्शन ये इजीली होती है, यहां पर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम करते हैं। आपको मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहां पर ये प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, दो प्रोटॉन्स हैं। इन दोनों को जब आप मिलाना चाहोगे तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, तो आपको बताया इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। ठीक है, अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको रिपेल करेगा, तो इनको पास नहीं आना देगा। और अगर हम इनको पास लाना चाहते हैं, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये एक दूसरे के पास आए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ा पाओगे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे। क्योंकि टेम्परेचर का काइनेटिक थ्योरी में रिलेशन हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से होता है। जितना हाई टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको मिला पाओगे। तो हमने देखा वो टेम्परेचर कितना आता है, काइनेटिक थ्योरी से इतना आता है। और इतना टेम्परेचर अगर आप कर देंगे तो वो प्रोटॉन इतनी तेजी से ऑसिलेशन करने लगेंगे कि वो इतने डिस्टेंस पे आ जाएंगे कि वो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाएगा, उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ढीला पड़ जाएगा, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो चिपक जाएंगे तो हीलियम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हीलियम। और हीलियम बनेगी तो एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी हमको मिलती है। तो वो एनर्जी आप देखेंगे, अगर हम बात करें सन में, तो सन में वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सन में होता है। वो रिएक्शन आपके सामने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके ड्यूटेरियम बनाता है, एंटी न्यूट्रिनो बनाता है, एक पॉजिट्रॉन बनाता है, इतनी एनर्जी निकलती है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके गामा रेज बनाते हैं, तो इतनी एनर्जी निकलती है। ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन से मिलकर लाइट हीलियम बनाता है, गामा रेज भी बनाती है, इतनी एनर्जी निकलती है। और अगर हीलियम हीलियम लाइट हीलियम हीलियम मिल जाती हैं तो हमको मिल जाती है हैवी हीलियम, और साथ में ये प्रोटॉन्स भी मिलते हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। और इन सबको आपस में ऐड कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि 4 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर हीलियम बनाएगी, एंटी न्यूट्रिनो बनाएगी, गामा रेडिएशन निकालेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगी। ठीक है, और फिर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर जो भी किया है, इस तरह से आप कुल मिला के ये देखेंगे कि आपको इतनी एनर्जी देखने को मिलेगी जब ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है
तो हमको 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है जब हाइड्रोजन मिल के हीलियम गैस बनाती है। आप देख रहे हैं, अब ये एनर्जी इतनी है, यहां पर कितने हाइड्रोजन यूज किए हैं, 4। कितने यूज किए, 4। और ये जो आपने देखा 216 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी मिली थी यूरेनियम 238 से, यानी कि इतने सारे न्यूक्लियस ने इतनी एनर्जी दी है। तो पर न्यूक्लियन की बात करेंगे तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, जबकि यहां पर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मिलेगी। इसका मतलब इस केस में हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है, जबकि यूरेनियम वाले केस में कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है, क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज मोर एफिशिएंट 1 यूनिट मास दिस, तो उसका 1 यूनिट मास इतनी एनर्जी देता है, जबकि फ्यूजन में यूरेनियम का यूनिट मास कितनी एनर्जी देता है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा एनर्जी मिलती है इससे। लेकिन यहां पर एक ही प्रॉब्लम है कि हम इन दोनों प्रोटॉन्स को आपस में मिलाएं कैसे, क्योंकि उनको मिलाने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम उसके लिए एक प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्या है, हम मैग्नेटिक बॉटलिंग करते हैं। मैग्नेटिक बॉटलिंग में क्या करते हैं, देखिए ये जो हाइड्रोजन होती है इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करके इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो आयंस बनते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा को हम यहाँ पर एक सिस्टम बनाएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड का, और उस मैग्नेटिक फील्ड में उस प्लाज्मा को फेंक देंगे। और जैसे ही हम उस प्लाज्मा को उस मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें जाने पर वो प्लाज्मा जो होती है वो हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाती है। तो जैसे ही यहां पर हायर मैग्नेटिक फील्ड है तो जैसे घूम घूम कर लोअर की तरफ जाएगी, लेकिन इसके पास आ जाएगा इनर्शिया, तो उस इनर्शिया के कारण वो खड़ी नहीं रहेगी, वो घूम कर यहां जाएगी, या फिर जैसे यहां मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा तो ये घूम कर वापस यहां आ जाएगी। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी प्लाज्मा यहां पर क्या हो जाती है, यस आपकी ट्रैप हो जाती है। अब जैसे ये प्लाज्मा यहां पर ट्रैप होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, यहां पर उस समय अब ये ट्रैप हो गई, अब हमें यहाँ का टेम्परेचर हाई करना है। तो इसका टेम्परेचर हाई करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर बेटा, कि यहाँ पर हमारे पास एक साधन है, हमारे पास यूरेनियम है। यूरेनियम को आप तोड़ोगे छोटे छोटे न्यूक्लियस में तो वो एनर्जी निकालेगा, और वो एनर्जी से क्या बनता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, लाइट निकलती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को यहाँ पर फेंकते हैं, यहाँ पर फेंका, और फेंकने के बाद वहां पर फ्यूजन करा देते हैं, एक छोटा सा न्यूक्लियर बम चला देते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर बम चलेगा तो वहां पर एनर्जी क्रिएट होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उन हाइड्रोजन्स का टेम्परेचर उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस लेवल पर वो टेम्परेचर से इतने ज्यादा ऑसिलेशन हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को पास में आ जाएंगे और चिपक जाएंगे न्यूक्लियर फोर्स के कारण, और फिर एक नया न्यूक्लियस बनेगा, तो फिर वो हमको एनर्जी देगा। तो ये आपकी रिएक्शन यहां पर हम क्रिएट करा देते हैं। अब ये जब रिएक्शन होती है, तो एक बार जब ये शुरू हो गई ना तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होती है। ये तो कंट्रोल भी हो जाती है फ्यूजन वाली, ये कंट्रोलेबल नहीं होती। यहाँ पर जितनी भी हाइड्रोजन होगी तब सारी हाइड्रोजन आपस में मिक्स नहीं हो जाएगी ना, तब तक ये बंद होने वाली नहीं है, और इसको रोका भी नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है। एक बार चला दिया तो जितनी भी हाइड्रोजन होगी सबसे रिएक्ट कर करके हीलियम बनाते जाएगा, एनर्जी निकालते जाएगा, रुकिएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज होती है। ओके, तो हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट की हाइड्रोजन लेकर ही ये वाला बम बनाना है, ठीक है ना। तो मत बना देना भाई बम, सुन लो बस। अच्छा, इसके एडवांटेज क्या है, तो भाई इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि मोर एफिशिएंट है, और दूसरी बात ये है कि ये क्लीन फ्यूल है। हाइड्रोजन हमको आसानी से मिल जाती है, लेकिन यूरेनियम आसानी से नहीं मिलता है, और एक जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम कैसे एनर्जी को जनरेट करेंगे। लेकिन हमारी प्लेनेट पर बहुत सारा पानी है, तो पानी में हाइड्रोजन होती है, तो हाइड्रोजन तो हमारे पास अवेलेबल है प्लेनेट में, ठीक है ना। और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इसका एक डिफॉल्ट है, यहाँ पर डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसको जो प्लाज्मा को उसके अंदर फेंक कर जो ट्रैप किया गया है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटलिंग बोलते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा को क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है। और बम चला के उसको उस टेम्परेचर पहुंचा के यस हम कंबाइन करा के बना सकते हैं। चलिए एक लास्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिविटी में जो न्यूक्लियस है, यूरेनियम है, बेरिलियम है, ये आपने देखा क्रिप्टॉन वगैरह, इनसे अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते रहते हैं। तो ये अपने आप निकलते रहते हैं। इस चीज को, इसी फिनोमेना को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अपने आप टूटने को
रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब इसकी जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें से कुछ पार्टिकल निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। अल्फा डिके जो होता है उसको बोला जाता है हीलियम, यानी कि उसमें से एक हीलियम निकला है। बीटा डिके का मतलब क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है। और गामा डिके का मतलब क्या होता है, उसमें से रेडिएशन निकलता है। तो यहां पर हमारे पास एक यूरेनियम मटेरियल है और इसके चारों तरफ हमने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने देखा कि एक पार्टिकल छटक के बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला और जाके पॉजिटिव प्लेट को स्ट्राइक किया, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और एक पार्टिकल गया बहुत तेजी से, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ लेकिन बहुत कम झुका, ये जल्दी बेंड हो गया, ये धीरे में बेंड हुआ। इसका मतलब ये ज्यादा भारी था, ज्यादा इनर्शिया वाला था, तो ये बहुत दूर जाके नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एक चीज ऐसी निकली जो ना इधर अट्रैक्ट हुई ना इधर अट्रैक्ट हुई, तो ये ऊपर चली गई सीधी। इसको बोलते हैं गामा रेडिएशन, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें अल्फा डिके की बात करें तो ये हमारे पास 23892 एटॉमिक नंबर वाला यूरेनियम है। जब ये यूरेनियम से थोरियम बनता है तो यहां पर क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मास चेंज हो गया। देखो 38 से कितना हो गया, 34 हो गया। तो 34 वाली चीज जो होती है वो उसका नाम अलग होता है। 92 से 90 हो गया, 90 वाली चीज को थोरियम बोलते हैं। और साथ में अल्फा पार्टिकल निकला। बीटा डिके की बात करते हैं, ये फॉस्फोरस कन्वर्ट हो गया, क्या बना, सल्फर बना। तो ये 15 से क्या हुआ, 16 हुआ। लेकिन वेट चेंज नहीं हुआ, इसका एटॉमिक नंबर बदला है। तो एटॉमिक नंबर बदला है तो ये बन गया आपका सल्फर। और साथ में इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और एंटी न्यूट्रॉन भी निकल गया। तो नेगेटिव पार्टिकल निकला ना, इसको बीटा डिके बोलते हैं। इसी तरह से सोडियम नियॉन बनता है, तब भी देखिए यहां पर ये 11 से कितना हुआ, 10 हुआ है, तो ये नियॉन बन गया। और साथ में पॉजिटिव भी होता है। तो बीटा डिके नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो जब ये वाली प्रोसेस होती है तो पॉजिटिव होता है, ये वाली प्रोसेस होती है तो नेगेटिव भी होता है। दोनों तरह का हमको मिलता है। अब गामा डिके क्या होता है, जैसे हमने कोबाल्ट लिया, तो जब ये कोबाल्ट में से बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो ये इस स्टेट में आ जाता है। ठीक है, कौन सी स्टेट में आ जाता है, ये वाली स्टेट में आ जाता है। और जब ये इस वाली स्टेट से लोअर स्टेट में जाने की कोशिश करता है तो इन दोनों स्टेट के बराबर ये अपने में से एनर्जी को निकाल देता है। क्या कर देता है, एनर्जी को निकाल देता है। इसको बोलते हैं गामा डिके। और अगर ये पूरा ग्राउंड लेवल पर जाने की कोशिश करेगा तो ये इस लेवल से इस लेवल तक की भी एनर्जी को निकालेगा। इसको हम बोलेंगे गामा डिके। तो जब ये ग्राउंड लेवल पर आ जाता है तो हम देखते हैं इसका ये नंबर 27 से कितना हो चुका है, 28 हो चुका है। अगर ये 28 हो गया, वेट भले ही सेम है, तो 28 वाली चीज का नाम होता है निकेल, ना कि कोबाल्ट। तो जब ये निकेल बनने की कोशिश करता है तो उस समय हमें इन एनर्जी लेवल के गैप के बराबर एनर्जी देता है, जिसको हम बोलते हैं गामा डिके। तो इस तरह से आपका चैप्टर यहाँ पर आके पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरी दम लगा के, पूरी जान लगा के आपके सामने ये चैप्टर मैंने आपको कराया। तो कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब सपोर्ट करे और दुनिया भर में इस वीडियो को पहुंचाए। और नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह से बढ़िया लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू।